समाज को वह जागरूक बनाता है, माँ बाप को वह विश्वास दिलाता है, बिना कोई रिश्ते के अपना बनाता है। शिक्षक ही जीवन को जीना सिखाता है। आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों के साथ शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं शुभम आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भारतीय संस्कृति में हम किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले अपने इष्ट को याद करते हैं। तो उसी कड़ी में मैं माँ सरस्वती के लिए दीप प्रज्वलन आइए हम सब मिलकर करते हैं। अब बारी है आज के वक्ताओं के स्वागत की। फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहां जाते हैं चार चांद लग जाते हैं। उस मंच की शोभा की क्या कहने, जहां आप जैसे वक्ता आते हैं। मैं आज के वक्ता सौरभ भैया, शिवांगी दी और दीक्षा गंगवार जी, रिशु जी, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सभी वक्ता हमारे जेएनयू भारतीय भाषा केंद्र के विद्यार्थी हैं। हम सबसे पहले एक एक करके सबका परिचय और एक प्रश्न उनसे पूछेंगे। उसके पश्चात जो हमारे साथ आज के प्रतिभागी जुड़े हैं उनके प्रश्न हम लेंगे। तो वक्ताओं के क्रम में सबसे पहले मैं सौरभ भैया, जो जिन्होंने अपना स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। अब मैं इनके विषय में कहूँ, ये ऐसे शख्सियत रहे हैं जो एक हवा की तरह आए, जहाँ तक मैं इनके विषय में जानता हूँ, और उड़ गए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इन्होंने, मुझे जहाँ तक पता है कि अपनी तैयारियों के लिए 1.5 महीने में जेएनयू क्लियर किया था। तो सौरभ भैया, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और आपसे जो मेरा प्रश्न होगा, आप किस पुस्तक को एकदम छोड़ देना चाहिए, इस पर आप प्रकाश डालिएगा। और साथ में आप जब इसकी तैयारी कर रहे थे तो उस समय आपके क्या अनुभव, आपके मन में क्या चल रहा था, खास तौर से जब 15 से 20 दिन बचे हुए थे। इन बातों पे भी थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करिएगा। सौरभ भैया, आप आमंत्रित हैं। शुक्रिया शुभम। हेमंत को भी शुक्रिया, और आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरी आवाज जा रही है ठीक से? जी जी, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। तो ये जो पहला सवाल आपने किया है, वो सवाल दरअसल मुझसे नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि आपने कह दिया कि कौन सी पुस्तक एकदम छोड़ देनी चाहिए। तो दरअसल मैं 1 या 2 पुस्तकों से ही काम चला रहा था, तो मैं इसका जवाब दे नहीं सकता। तो अब मैं ये कह दूं कि वही 1-2 पुस्तक छोड़ दें तो उससे काम चलेगा नहीं। ये सवाल बाकी लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ। शिवांगी है, रिशु है, दीक्षा है, लोग ज्यादा पढ़ते हैं, तो ये लोग बताएंगे बेहतर कि कौन सी छोड़ देनी चाहिए। फिलहाल मैं तो गोविंद पांडे को ही बेसिक टेक्स्ट की तरह मैंने पढ़ा है, तो
उससे स्टिक करिए, मतलब उससे जुड़े रहिए, बाकी और क्या छोड़ना है वो आप खुद तय कीजिए, लेकिन वो किताब नहीं छोड़िए। वो नहीं छोड़िए, और दूसरा सवालों को हल करना नहीं छोड़ना चाहिए आपको। जो भी सवाल आप जहाँ से भी मिल जाएँ, नेट जीआरएफ से लेकर के तमाम तरीके के प्रश्न आपके पास उपलब्ध रहते हैं, तो सवालों को गो थ्रू करते रहिए और गोविंद पांडे के साथ स्टिक कीजिए। बाकी किताबों को जो भी आप हैं वो छोड़ सकते हैं, जो आपकी इच्छा और मर्ज़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि 10-15 दिन जब आपके पास बचे हों, तो ज़ाहिर है कि इसमें कुछ नए सुझाव नहीं लिए जाने चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, या फिर बहुत लोगों से बातचीत नहीं की जानी चाहिए इस बीच में, कि जो आपको जिनसे बात करते हुए आप डिप्रेशन में चले जाएँ। जैसे कि मैंने एक सीनियर को फ़ोन कर दिया, 15-20 दिन बचे हुए थे, और मैंने उनसे पूछा कि काव्य शास्त्र के सवाल मुझसे हो नहीं रहे हैं, तो उन्होंने मुझे 4-5 किताबें गिना दी कि ये पढ़ लीजिए। तो मैं बड़ा अवसाद में चला गया कि इससे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैं गोविंद पांडे को ही पकड़ा और वहीं से जो भी पढ़ पाया, और उसी से मेरे सवाल हो गए। तो ये सुझाव दूसरों से नहीं लेने हैं। और एक समस्या आती रहती है कि हमको इस बीच में कई बार लगता रहता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या हमारी तैयारी ठीक नहीं है। तो ये आता है, ये संशय हर किसी के पास आता है। जो लोग बहुत पढ़ते हैं उनके पास भी आता है, जो थोड़ा कम पढ़े रहते हैं उनके पास भी आता है। मैं बहुत कम पढ़ा हुआ था, इसलिए मेरे पास और भी ज़्यादा ये संशय था। लेकिन फिर भी बस आपको एक निरंतरता बनाए रखनी होती है। ऐसा होने पर भी अपना मेहनत करना नहीं छोड़ना होता। आप ये मान के चलिए कि 15-20 दिन आपके पास हैं, और आपको लग कर के बस लगे रहना है। ये लगे रहना है। होना नहीं होना वो तो एग्ज़ाम होगा, और 3 घंटे का पेपर है, उसमें आप क्या करेंगे उस पे निर्भर हो जाता है। लेकिन फिर आपको लगे रहना है। ऐसा आता है फिर भी आपको लगे रहना है कि हाँ, नहीं मैं लगा रहूँगा, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होने हैं। मान लीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि जेईई में किसी का नहीं भी होता है, तो आपके सिर्फ़ जेईई की परीक्षा तो है नहीं। आपको अगर हिंदी में ही रहना है तो जेआरएफ का एग्ज़ाम देंगे आप, उसके बाद आप टीजीटी, पीजीटी, पीएचडी, किसी भी तरीके का हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आप परीक्षा देंगे, तो उसमें हर जगह आपको काम आना है। तो इस भरोसे और इस विश्वास के साथ लगे रहिए कि जो भी आप 15-20 दिन का इन्वेस्टमेंट इसमें देने वाले हैं, वो जाया नहीं जाने वाला है। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, और अगर आप इस विश्वास के साथ लगे रहते हैं और निरंतरता को बरकरार रखते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका हो भी जाएगा। तो मैं तो 1 डेढ़ महीने ही लगातार निरंतरता से मैंने पढ़ा है, और मेरा हो गया है। अगर मैं बात करता हूँ बहुत सारे लोगों से, जो सीनियर्स वगैरह हैं, जो बैचमेट हैं मेरे, तो जब उनकी तैयारी देखता हूँ तो मुझे कई बार लगता है कि तुक्के से हो गया मेरा, क्योंकि मुझे लगभग चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये फिर भी मैं लगा रहा, और वो 1 डेढ़ महीना मैं कंटिन्यूअसली लगा रहा, तो हो गया। तो इसलिए जो है आप लोग बस निरंतरता बरकरार रखिए, और ऐसा होने पर भी कि डर और संशय आने पर भी मान के चलिए कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, और उसको उसको वो आने पर, डर लगने पर भी आप लगे रहिए कुल मिलाकर के। जेएनयू के बारे में बहुत चिंतित मत रहिए, चिंता से कुछ होना नहीं है। मतलब जेएनयू मिल भी जाएगा तो चिंतित रह के आप अपना ही नुकसान करेंगे। चिंतित मत रहिए, बस अपनी तैयारी में लगे रहिए, एक निष्काम कर्म जैसी स्थिति में चले जाइए। फिर आपको फल अच्छा ही मिलेगा अगर आप लगे रहेंगे आगे आने वाले दिनों में। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जेएनयू हो जाता है, फिर भी जेआरएफ नहीं हो पाते हैं अगले अटेम्प्ट में। बहुत सारे लोग जिनका जेएनयू नहीं हुआ रहता है, वो अगले अटेम्प्ट में जेआरएफ हो जाते हैं, मतलब पहले अटेम्प्ट में। तो इस तरीके की भी चीज़ें हैं, आगे भी बहुत सारी परीक्षाएँ हैं, तो उस लिहाज से आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद सौरभ भैया। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हैं शिवांगी पांडे जी, जिन्होंने अपना स्नातक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपके क्या अनुभव थे, और इस समय क्या चल रहा था, और आप क्या सोच रही थी, और साथ ही आपसे जो मेरा प्रश्न होगा, अभिकथन तर्क वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें या कैसे हैंडल करें, और खास तौर से ऐसे प्रश्न जिन्हें कभी हमने पढ़ा ही नहीं हो। शिवांगी पांडे जी, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद शुभम। सर्वप्रथम आप सभी को शुभकामनाएं। और जब आखिर में कुछ दिन बचे हैं, जैसा सौरभ ने भी बताया, तो बहुत ज़्यादा लोगों से सलाह लेना बहुत उचित नहीं होता है। और तैयारी के दौरान जैसा सामान्य है कि सबको दुविधा रहती है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, और ये बहुत कॉमन चीज़ है, वो समस्याएं सबके साथ हैं। और रही बात आपने जो पूछा तर्क अभिकथन वाले, उन सवालों से कैसे हल करें, तो जहाँ तक तर्क अभिकथन वाला है, पिछली बार जब मेरा हुआ था तो उस समय ज़्यादा सवाल पूछे गए थे नामवर सिंह जी की किताब से और शुक्ल जी के निबंधों से। तो मैंने पहले से वो निबंध और किताब पढ़ी थी, तो उसका मुझे फ़ायदा मिला। लेकिन जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा था, तर्क अभिकथन वाले प्रश्नों में अगर पहले से आपने नहीं पढ़ा है, तो उसमें ज़्यादातर ये मान लेना उचित रहता है कि दोनों सही हैं। अगर तुक्का लगा रहे हैं, नहीं पढ़ा है, नहीं आ रहा है,
तो उसमें ये मानकर चलिए कि दोनों सही हैं, पहला और दूसरा। और जिन सवालों को पहले कभी नहीं देखा है और तुक्का लगाना है, ये अगर कभी नहीं देखा है तो वही वाकई तुक्का लगाना है। तो तुक्का लगाने में कभी दिमाग मत लगाना। सबके लिए यह सलाह है कि जब तुक्का लगाना हो तो दिमाग मत लगाइए, उसमें बिल्कुल मत सोचिए अरे मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, नहीं आ रहा है तो एक बार में जो लगा दिए वो लगा देना। दोबारा चेंज करोगे तो हो सकता है कि गलत भी हो जाए। तो तुक्के में एकदम आंख बंद करके, जिसको भी आप मानते हैं, भगवान को मानते हैं नहीं मानते, ईष्ट देव जिसको भी आप मानते हैं, नाम लेके बस लगा दीजिए। और बाकी आखिरी दिनों में तो तनाव और द्वंद ये सब चरम पर होता है। और इससे निपटने के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप सुबह थोड़ा जल्दी उठें, 5-10 मिनट ध्यान प्राणायाम अगर कुछ कर सकें तो वो करिए। और मानसिक स्थिति का बेहद ख्याल रखें, बहुत प्रेशर नहीं लेना है, बहुत सोचने से कि होगा सिलेक्शन नहीं होगा। आपने अपना पूरा मेहनत दिया, पूरी तैयारी की, अब आखिर के 15 दिन बचे हैं, इसमें भी जी जान से लगिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखें। शुभकामनाएं। और कोई अगर प्रश्न बचा है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद शिवांगी जी। अब प्रश्न हमारे वक्त का जो आज के प्रतिभागी हैं वो आपसे करेंगे, तो मैं आगे बढ़ते हुए अब आमंत्रित करूंगा दीक्षा गंगवार जी को, जिन्होंने अपना स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। और आपसे जो हमारा प्रश्न होगा, परीक्षा में नया प्रश्न आता है तो किस तरह से हैंडल करना चाहिए, तुक्का लगाने की रणनीति क्या हो सकती है। सेम प्रश्न ये इनसे भी होगा। तो आप सादर आमंत्रित हैं, और साथ में अनुभव तो आप हम सबसे साझा ही करेंगे। आप सादर आमंत्रित हैं जी। सबसे पहले तो पेपर देते समय प्रेशर को हैंडल करना सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। परीक्षा देते समय अगर प्रेशर को हैंडल कर लिया तो पेपर हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम बहुत पढ़े होते हैं, बहुत कुछ आता है, पर हम उस समय प्रेशर में आ जाते हैं और उसकी वजह से हम अधिकतर चीज़ें गलत कर देते हैं। पेपर अगर टफ आया है तो ये देखकर ये नहीं सोचना है कि अब हमसे हो ही नहीं पाएगा क्योंकि कट ऑफ इतना जाता है। अगर टफ आता है तो सोचना है कि मतलब कट ऑफ कम जाएगा, और अगर पेपर ईज़ी आता है तो ऑब्वियसली आप कर ही लेंगे। तो इसलिए प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना है। अगर प्रेशर में नहीं आएँगे तो प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि दे ही पाएँगे। और जैसे कि आपने कहा कि अगर प्रश्न नहीं आता है तो उसको कैसे हैंडल करें, तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो उत्तर दे रखे हैं चारों, उनको एलिमिनेट करना शुरू कर दें। अगर लगता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर हमें 4 विकल्प हैं और 4 में से अगर हम 2 को हटा देते हैं कि ये तो नहीं हो सकता है, तो बचते हैं 2। मुझे लगता है कि प्रश्न पढ़ने के बाद सबसे पहले उसके उत्तर को हटाना शुरू करना चाहिए। ये विधि सबसे अच्छी होती है। और तुक्का लगाने का आपने पूछा, ये तो ख़ैर कि इसमें अगर लॉजिकली देखा जाए तो फिर इसका अलग तरीका है, और अगर आप विश्वास के साथ में लगा दें तो इसका अलग तरीका है। अगर लॉजिकली देखें तो पर उतना टाइम नहीं होता, पर एक पेपर में अगर 100 प्रश्न हैं तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो हर प्रश्न के 33 अगर लगभग ऑप्शन जो है वो बराबर-बराबर होते हैं। ए, बी, सी, डी ऑप्शन बराबर-बराबर आंसर सबका लगभग होता है, कि कोई भी ऑप्शन ज़्यादा नहीं होता। तो अगर इतना टाइम होता है तो इंसान ये देख सकता है अगर 2-4 क्वेश्चन नहीं हुए तो मैंने ज़्यादातर का ए लगा, जो सबसे कम आया है मतलब वो ऑप्शन हो सकता है क्योंकि उसका परसेंटेज कम रहा है। तो ये ऑप्शन जैसे सी ऑप्शन है, आपने 100 प्रश्न कर रहे हो, आपको आइडिया है कि आपने 20 या 10 या 15 क्वेश्चन में ही सी ऑप्शन लगाया है और बाकी आपने सी ऑप्शन नहीं लगाया है। तो हो सकता है कि सी ऑप्शन जो बचे, जो आपके नहीं आ पा रहे हैं, उसमें हो सकता है सी ऑप्शन हो। ये मैं लॉजिकली बता रही हूँ। अगर आप लॉजिक से सोचे तो ऐसा ही है कि पेपर में हर ऑप्शन को बराबर-बराबर परसेंटेज आंसर में दिया होगा, तो इस आधार पर आप सोच सकते हैं। और दूसरा कि तुक्का तो फिर एक तो अंधा तुक्का होता है, वो तो आप फिर कैसे भी लगाइए, और दूसरा है कि आप एलिमिनेट करिए। मुझे सबसे बेटर ऑप्शन लगता है कि आप एलिमिनेट करिए, और वो भी नहीं हो रहा है तो अंधा तुक्का लगाओ। होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो यही। और आगे आपका और कोई प्रश्न हो तो। धन्यवाद दीक्षा जी। अब अगले जो अंतिम वक्ता हैं वो ऋषु जी हैं, जिन्होंने अपना स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है। ऋषु जी आप आमंत्रित हैं, और जो आपसे प्रश्न होगा, 3 घंटे में जेएनयू के पेपर को किस तरह से देखना चाहिए, और साथ ही एक प्रश्न और होगा, एग्जाम हॉल में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ऋषि जी आप आमंत्रित हैं।
और साथ में आप अपना आपकी कोई सुझाव हो या आपका कोई सलाह हो तो वो भी आमंत्रित है, और साथ में आप अपना अनुभव भी साझा करेंगे। आप आमंत्रित हैं। सर चेक कर लीजिए आप, माइक ऑन है उनका। 1 मिनट। आशुतोष जी चेक कर रहा हूँ। ठीक है उनका? देख रहा हूँ, देख नहीं रहे ना। देख लीजिए। यदि कोई भी उनका माइक समस्या ऑन हो, नहीं है। ऋषि जी हमारी बात सुन रहे हो मैं तो देख पा रहा हूँ उनका माइक ऑन नहीं है। अच्छा, तो वो चैट में अपनी बात लिख दें ताकि हम तक आ जाए कि क्या समस्या है उनको। शायद ऑन कर दिया मैंने, एक बार बोलिए उनको करे। ऋषु शर्मा है हाँ ना? हेलो। हाँ हाँ हेलो। हो गया। जी हाँ हाँ आवाज आ रही है? जी 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 आ रही हाँ जी, बोलिए। वॉइस आ रही है। हाँ सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर को प्रदान करने के लिए। तो 3 घंटे में जेएनयू के प्रश्न को कैसे देखें? हाँ देखिए कुछ लोग तो 2 सब्जेक्ट्स का देते हैं ना, 2 विषयों के लिए एंट्रेंस देते हैं और कुछ लोग केवल एक ही देते हैं। तो हम एक को ही मानकर बताते हैं कि आप एक बार पहली बार देखिए प्रश्नों को शुरू से, जो बहुत आसान लगते हो बिल्कुल आप क्लियर हो उनको टिक करते जाइए, और जो जिसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो आप उनको छोड़ते हुए अपना एक बार पहले हल कर लीजिए, हाँ एंड तक, लास्ट तक, 100 तक, और फिर लौट के आइए। यानी आप 2-3 बार देख लीजिए, क्योंकि कभी-कभी होता है कि पहली बार में हम अ, गलत टिक कर गए होते हैं और फिर बाद में हमें ध्यान आता है कि ये तो गलत है। तो समय दीजिए, पेपर को समय दीजिए, जल्दबाजी मत कोई हमरा करिए। क्लास नहीं कर देती। हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। अच्छा। हाँ, तो कुल मिलाकर ठहर कर आप प्रश्न को देखिए, आपने जो उत्तर टिक किया उसको देखिए कि कहीं गलत तो नहीं हो गया है। संस्मरण था, हमने रेखा चित्र विधा तो नहीं टिक कर दिया है, ऐसा हो जाता है। तो अ, कुल मिलाकर रुकिए, ठहरिए, बहुत जल्दबाजी नहीं, क्योंकि बहुत समय पर्याप्त होता है, 3 घंटे बहुत होता है, ऊब जाते हैं बच्चे मुझे लगता है। और दूसरा क्या है प्रश्न? शुभम? एग्जाम हॉल में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मिलता जुलता प्रश्न है। देखिए ध्यान यही कि आप अपने प्रश्न को ध्यान दीजिए, हम कौन सा उत्तर टिक कर रहे हैं, हाँ, और बिल्कुल फ्री होके, ऐसा लगे कि हाँ हम घर में जैसे बैठकर मॉक टेस्ट देते थे वैसे ही दे रहे हैं। बहुत प्रेशर मत, जैसा दीक्षा ने बताया, बहुत अच्छे बताया कि प्रेशर मत लीजिए, नहीं तो सही सवाल गलत करके आ जाएंगे, जो आपको आ रहा होगा उसको गलत कर देंगे। और बस यही है, वहाँ कुछ विशेष ध्यान नहीं, बस आप अपनी सीट पर बैठिए और प्रश्न हल करिए। और जैसे तुक्का के बारे में बहुत पूछा जा रहा है, तो मुझे लगता है आप कभी न कभी उसको पढ़े सुने ज़रूर होंगे, उस प्रश्न के बारे में थोड़ा बहुत, तो कि कोई न कोई लिंक ज़रूर मिलेगा टिक करने के लिए। अगर नहीं मिलता है तो आप उस प्रश्न को छोड़कर आगे बढ़िए, और हो सकता है आपको कोई और प्रश्न ऐसा मिल जाए जिससे आप उसको लिंक कर सकें। तो कुल मिलाकर समय दीजिए अपने आप को, जल्दी ना करिए कि नहीं हम टिक करके बगल होते हैं, सही हुआ या गलत। समय देंगे तो शायद सही आप पकड़ सकें उत्तर। और बाकी सबने बहुत अच्छे से बताया, धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि जी। अब इस तरह से हमने सभी वक्ताओं का परिचय प्राप्त कर लिया है। अब बारी है जो आज के हमारे प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हैं उनके प्रश्नों की। तो आगे की व्यवस्था के लिए मैं आशुतोष जी को आमंत्रित करता हूं कि वो एक एक करके सबको मौका देंगे, और प्रतिभागियों से मेरा अनुरोध होगा कि वो साथ में ये जरूर मेंशन करने का प्रयास करेंगे कि आपका प्रश्न किस वक्ता से है, जिससे उत्तर देने में उनको आसानी हो कि किसको देना है। और दूसरी व्यवस्था यह है कि वो अपना हैंड रेज करेंगे, जिससे आशुतोष जी आपका माइक अनम्यूट करेंगे, जिससे आप अपनी बात वक्ताओं से कह पाएंगे। तो आप सब आमंत्रित हैं। और
तो आप हैंड रेज कीजिए। आशुतोष जी, आप आगे की व्यवस्था संभालने के लिए आमंत्रित हैं। जी भैया। अगला प्रतिभागी का नाम है, जो पहले प्रतिभागी है उनका नाम है प्रिया। प्रिया जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। आपका माइक अनम्यूट हो गया। प्रिया जी, आवाज आ रही आवाज आ रही बिल्कुल है। आ रही है। आप आ रही है, प्रश्न पूछिए। मेरा सवाल वो सौरभ भैया से है। तो सौरभ भैया से है, वो जो पंक्तियां हैं वो उन्होंने 1.5 महीने में कैसे पढ़ी? देखिए प्रिया, इसमें बात यह है कि 1.5 महीने मैंने ऐसा तैयारी की है लगभग, मैं ये कह रहा था। बाकी साहित्य से जुड़ाव रहा है, क्लासेस वगैरह भी लेते रहे हैं, कविताओं में थोड़ा मेरा शौक भी है, थोड़ा ऐसा रुचि भी है, तो इसलिए पहचान में आ जाती है कई बार। जैसे कि कविता, कवियों की अपनी एक खास प्रणाली होती है लिखने की, तो थोड़ा पकड़ में आ जाता है, तो उसमें कई बार कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, ये थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मध्यकाल वगैरह की तो उतनी पढ़ाई है नहीं, तुलसीदास वगैरह सूरदास कुछ पढ़े हैं, उससे ज्यादा जानते नहीं है। रीतिकाल वगैरह में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें मतलब मैंने सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे थे अपने। मूलतः गोविंद पांडे को पढ़ा था, और इसके अलावा सवाल हल किए थे जहां से भी मिल गए थे नीचे के सवाल। तो उसमें क्या है कि लगातार अभ्यास ही किया गया है। मतलब रटा नहीं जा सकता है, उसको याद भी नहीं किया जा सकता है। आप उसमें सिर्फ यही कर सकते हैं कि आप लगातार गो थ्रू करते रहेंगे। ऐसे ही फैक्ट्स के मामले में भी यही है, और कविता की पंक्तियों के मामले में भी यही है। और जो कविता की पंक्तियां वो कई बार बहुत अच्छी हैं, तो उसको आप थोड़ा गा गुनगुना करके पढ़ेंगे, और थोड़ा उसको रस लेकर के पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई छंद है विशेष, तो उसको एक खास तरीके से गाया जाता है। तो मैं पढ़ते, उससे क्या होता है कि आपका थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है, थोड़ा दिमाग भी आपका फ्रेश हो जाता है, जब आप इतने सारे फैक्ट्स के बीच से गुजरते रहते हैं। और एक जो है आपको, आपका एक काम भी हो जाता है कि आपकी एक कविता या फिर कोई कोई भी चीज, कोई पंक्ति आपको जो है ठीक से आ जाती है। जैसे कि रीति काल में या फिर भक्ति काल में सवैये हैं, दोहा है, ये सब चीजें हैं, चौपाइयां हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। आप गा के एक बार देखिए तो कितना आनंद आता है। तो वैसे ही थोड़ा गाते वाते रहिए। और आधुनिक काल की कविताएं हैं, तो उनको पढ़ने का एक खास तरीका है, तो उस तरीके से जब आप पढ़ेंगे। आधुनिक काल की कविताओं में जैसे धूमिल की कविताओं के अपना एक अलग मिजाज है, या फिर केदारनाथ सिंह की कविताओं का अलग मिजाज है। तो थोड़ा पढ़िए उसको। कविता तो जो पढ़ने का मसला है, तो आप उसको लगातार पढ़िए, और उससे थोड़ा आपको आनंद भी आएगा, और साथ ही साथ जो है आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। तो लगातार अभ्यास में ही रहना है। रट करके आप याद नहीं रखा जा सकता है कुछ, और इतने सारे फैक्ट्स हैं तो बिल्कुल रट के याद नहीं रखा जा सकता है। लगातार आंखों के सामने से उसको गुजरने दीजिए, और चिंतित मत रहिए। परीक्षा में हो सकता है कि एक आध कोई पंक्ति आपको ना भी आए, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, मतलब एक ही प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन अमूमन मान के चलिए कि अगर आप गो थ्रू किए रहेंगे तो हो भी जाएगा। जैसे कि डीयू में सवाल आया था, घनानंद की एक पंक्ति पूछी गई थी, तो मैं नहीं कर पाया उसको, और मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग था। जबकि जेएनयू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जेएनयू में तो लगभग मैंने सही किए थे, मुझे लग रहा है, जहाँ तक पंक्तियों से मसले जो भी सवाल थे। तो वो बस गो थ्रू करते रहने से हो जाता है। और नहीं भी होता है तो जेएनयू में तो आपके पास विकल्प है कि आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप उसको टिक करके आए। तो बस लगातार आंखों के सामने से गुजरने दीजिए। और कविताओं के मामले में कि उसको आप अच्छे से पढ़िए, और गाइए गुनगुनाइए, जैसे भी आप कर सकते हैं, तो चीजें उससे ज्यादा ध्यान में रहने का इसकी संभावना बढ़ जाती है। अगले प्रतिभागी हैं विपिन कुमार द्विवेदी जी। आपका माइक ऑन हो गया है, आप प्रश्न पूछिए। विपिन कुमार द्विवेदी। चलिए, ये है नहीं। अगले हैं नीतू पटेल। नीतू पटेल जी, आपका माइक ऑन है, प्रश्न पूछिए। नीतू पटेल। हाँ सर, आवाज आ रही है। पूछिए। सर, मेरा प्रश्न सौरभ सर से है कि सर आपने जो 1.5 महीने की जो आपने तैयारी की थी, तो इसमें कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो किया था? और सर, मैं साइंस बैकग्राउंड से है, और मैंने जब से फॉर्म डाला है उसी के बाद से अपनी ये जो तैयारी को प्रारंभ किया है। तो आप मुझे ऐसा कुछ सजेस्ट कीजिए कि इन कम दिनों में मैं किस प्रकार बेहतर तैयारी कर सकता हूँ। जी सर। ठीक है। कम दिनों में बेहतर तैयारी करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और मतलब हर कोई यही बताएगा, और मैं भी यही बताऊंगा कि बहुत सीमित संसाधनों में आप पढ़ाई कीजिए। तो मैं लॉकडाउन की वजह से घर पे फंस गया, तो मेरे पास किताबें वैसे भी नहीं थी, और समय भी कम था, तो मैं ज्यादा किताबें पढ़ नहीं पा रहा था। तो आप देखिए, गोविंद पांडे ही आपका जो भी गीता कुरान बाइबल आपको मानना है मान लीजिए।
वही एक किताब है, लेकिन उस किताब में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और मतलब जो लोग तैयारी करते हैं उनको वो सारे फैक्ट्स अमूमन रटे रहते हैं। मुझे नहीं रटे हैं, अभी भी नहीं रटे हैं और परीक्षा के समय में भी नहीं रटे थे। मतलब ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन मेरे पास समय भी नहीं था और उस तरीके से ऐसी। तो आप इसको जो है गोविंद पांडे को देखिए और सवाल को लगातार गो थ्रू करते रहिए कि किस तरीके के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि आपको आदिकाल पढ़ना है, तो आप आदिकाल से संबंधित सवालों को एक बार देखिए, जेएनयू में, डीयू में, जहाँ का जो भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, बनारस है, तो उन सब परीक्षाओं में आप सवाल देखिए किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल गो थ्रू कीजिए और उसके बाद फिर गोविंद पांडे को आप पढ़िए। आप ये लक्ष्य कर पाएंगे, आप इसको मार्क कर पाएंगे कि किस तरीके का पैटर्न है सवालों के पूछे जाने में। तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें का एक आइडिया लगता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसको मार्क करते चलिए और लगातार गो थ्रू करते रहिए। मतलब फैक्ट आप रुक करके रट नहीं सकते हैं क्योंकि फैक्ट बहुत ज्यादा है। तो आप लगातार गो थ्रू करते रहिए, नजरों के सामने जितनी बार गुजरेगा उतना ही मेमोरी में आपको चीजें रहती हैं। तो गोविंद पांडे को ही गो थ्रू कीजिए, क्वेश्चन पेपर को देख करके गो थ्रू कीजिए। अगर उपन्यास पढ़ने जा रहे हैं तो उपन्यास से संबंधित सवाल देखिए और फिर किताब को लगातार आप बस देखते जाइए। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो एक एक सेक्शन को 20-20 दिन या 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन में पढ़ते थे। मैं एक सेक्शन को आधे दिन में या 1 दिन में पढ़ता था, क्योंकि फिर मैं उसको रटता नहीं था। एक चीज पढ़ करके आगे बढ़ो, फिर पलट के फिर आऊंगा, फिर पढ़ूंगा। मतलब मुझे लगता है कि परीक्षा के अंत होने तक मैंने गोविंद पांडे कई बार पढ़ ली होंगी। मतलब ऐसा गिनती तो क्या ही बताऊं, 15-20 बार तो न्यूनतम मुझे लग रहा है, अनुमान ऐसा मैं कर रहा हूँ। अंत तक जाते जाते 1 से 2 दिन में खत्म होने जाने लगी थी किताब। तो वो बस आप उसको लगातार बस गो थ्रू करते जाइए, गो थ्रू करते जाइए और सवाल हल कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे कि मैं ओंकार नाथ वर्मा के ई बुक मिल गई थी तो मैंने उससे सवाल हल कर लिए थे, या फिर अरिहंत की थी। खैर अरिहंत में बहुत सारी गलतियां हैं तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा। जैसे भी जहां पर भी नेट जेआरएफ से लेकर के जेएनयू के सवाल मिल जाए आपको मल्टीपल चॉइस, वो आप हल कीजिए। तो गोविंद पांडे गो थ्रू करते रहिए, सवाल हल करते रहिए। मतलब न्यूनतम आप यही कर सकते हैं। मतलब न्यूनतम अगर किसी चीज, मतलब मेरा इसमें ही हो गया है, मैंने रामचंद्र शुक्ल का इतिहास अभी पढ़ा है। पहले मेरे विद्यार्थी होने पर भी सब करता है, लेकिन नहीं पढ़ा है। तो न्यूनतम आप इतना तो कर सकते हैं। अगर इतना नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इससे कम मत कीजिएगा कुछ भी, इससे भी कम कुछ हो जाए। इतना कीजिए, इतना बहुत आसानी से संभव है कि आप इसे कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है। और फैक्ट को रटने के चक्कर मत पड़िएगा कि बहुत फैक्ट रटने मुझे याद नहीं हो रहा है। गो थ्रू करते जाइए, बस देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, परख परख के देखते जाइए। इतना ही कर सकते हैं। जी अगले प्रतिभागी का नाम है राकेश सिंह। राकेश सिंह, आपका माइक ऑन है, प्रश्न पूछिए। जी हाँ भैया, जैसे मुझे तैयारी तो मुझे लगती है कि मेरी हो गई है, एमसीक्यूज भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस आपकी एक बहुत कम टाइप में। तो आपने एमसीक्यूज कहाँ से किया था, मतलब कहाँ कहाँ से उठाए थे? मैंने अभी कर रहा हूँ वो है नेट जेआरएफ की सेकंड बुक जो आती है, मैंने उससे एमसीक्यूज किया हुआ है। तो और कहीं से करना जरूरी है या इसी को रिवाइज करने से हो सकता है? क्योंकि इसमें सब कुछ दिया हुआ है, पंक्तियां उनके सारे कुछ दिए हुए हैं। सौरभ भैया, देखिए हाँ हाँ हाँ, सुनो। मैंने एक तो ये किया था, क्या कहते हैं, ओंकार नाथ वर्मा से मैंने हल किया था। अरिहंत भी मेरे पास थी तो मैंने कर लिया, लेकिन उसमें गलतियां बहुत ज्यादा हैं, आप उसको देख सकते हैं अपने जोखिम पर। अरिहंत से देखा था मैंने। और कुछ एक ये कुसुमलता शर्मा की 1000 प्रश्न वाली उस पे गूगल प्ले बुक पे मुझे मिल गया, मैंने कर लिया। खैर से बहुत आसान सवाल है तो बहुत देखने की जरूरत नहीं है। इतने सवाल लगभग ये था, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह के पेपर वगैरह जो भी हाथ आ गए थे ऑनलाइन में, तो मैंने वो सब हल किया था। आपको अगर नेट जेआरएफ वाले सवाल आपने हल किए हैं तो मुझे लगता है कि आपको उसी पे स्टिक करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हेमंत जी ने भी आपको बहुत सारे सवाल उपलब्ध कराए होंगे टेस्ट सीरीज के उसमें। तो अगर मतलब आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया है तो आप बेहतर है, और तैयारी भी आपकी हो गई, तो बेहतर है कि आप रिवीजन मोड में ही रहिए। 10-15 दिन बचे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी कुछ नया ऐसे पढ़ना चाहिए। आप रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने के बाद भी आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा कुछ और कर सकते हैं तो सवाल वगैरह हल कर लीजिए, आपकी इच्छा हो। लेकिन ऐसा कोई सुझाव मुझे नहीं लगता कि मैं दे सकता हूँ। बाकी शिवांगी है, दीक्षा और ऋषु है, वो लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। उन लोगों ने शायद और भी चीजें हल की होंगी। तो मैंने तो इतना ही किया था तो मैं इतना ही बता सकता हूँ। इसी प्रश्न पर शिवांगी जी आप भी बता दीजिए। हेमंत एक बार प्रश्न फिर शिवांगी से जी, रिपीट। हाँ, हाँ, प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? प्रतिभागी का माइक ऑन करिए, प्रश्न रिपीट कर दीजिए।
चलिए अगले प्रतिभागी का नाम है सरगम सिंह। सरगम सिंह आप पूछिए। सरगम सिंह चलिए है नहीं। अगले प्रतिभागी है रेणु, आप प्रश्न पूछिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि मैंने अपनी तैयारी लगभग मतलब पिछले 1 महीने से स्टार्ट की और सिर्फ गोविंद पांडे जी को फॉलो कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने ना शुक को पढ़ा है, ना बच्चन सिंह को पढ़ा है और मतलब एक बार मैं इस बुक को पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है पढ़ने के बाद सब कुछ भूल गई हूँ। और जो टेस्ट सीरीज दे रही हूँ मैं उसमें भी मेरे 55 से अबव नहीं आ पा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा लो है और जो गोविंद पांडे वो पूरी फैक्ट बेस्ड है। तो जो कथन और अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न हैं उनमें उनको तो मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे अभी रिवीजन के मैं एक बार वॉइस नहीं आ रही है आपकी रेणु जी। हेलो हेलो हाँ, अपना प्रश्न पूरा करें आप। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मैं गोविंद पांडे जी को पढ़ रही हूँ और मैंने केवल उनको एक बार पढ़ा, ना तो मैंने शुक्ल जी को पढ़ा, ना ही बच्चन जी को पढ़ा। तो एक बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि जो भी पढ़ा है सब भूल गई हूँ। और अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ और जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रही हूँ उसमें भी मेरे 55 मार्क्स से अबव नहीं आ पा रहे हैं। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो चुका है और रिवीजन कर रही हूँ उसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो और जो गोविंद पांडे वो पूरी फैक्ट बेस्ड है बुक और उसमें जो कथन और अपकथन वाले जो प्रश्न होते हैं वो भी मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ अच्छी तरीके से। तो आप लोग थोड़ा-थोड़ा बताएँ चारों लोग कि मुझे किस तरह से रिवीजन करना चाहिए और मैं क कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकती हूँ? ठीक। दीक्षा गंगवार जी आप बताइए। हेलो। मुझे लगता है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो अभी टाइम बहुत कम है। तो एक तो ये करना चाहिए कि गोविंद पांडे में भी अगर लग रहा है कि आप जो प्रश्न लगा रही हैं, पहले तो आप ये देखिए जो आप गोविंद पांडे के प्रश्न हैं, उनमें कितने गलत कर रही हैं। तो आपको कुछ आइडिया है कि लगता है कि गोविंद पांडे में से 10 प्रश्न जो आ रहे हैं, वो भी 10 गलत हो रहे हैं या 12 गलत हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं कुछ? तो जो आपने पढ़ा है उसमें से आपका कितना गलत हो रहा है? एक होता है कि आपने वो पढ़ा ही नहीं है, वो इसलिए गलत हो रहा है। एक है कि आपने पढ़ा है, फिर भी आपका गलत हो रहा है। जैसे गोविंद पांडे में से पढ़ रखे हैं फैक्ट, फिर भी गलत हो रहे हैं। इस तरह से क्या आपको कुछ आइडिया है कि कितना आपका जो पढ़ा है उसमें से गलत हो रहा है? जो गोविंद पांडे पढ़ी है उसमें से जो मैं सॉल्व कर रही हूँ तो वो ठीक हो रहा है, लेकिन ये जो कथन कि बच्चन सिंह ने क्या कहा है, शुक्ल जी ने क्या कहा है, ये सारे क्वेश्चन मेरे बहुत ज़्यादा गलत हो जा रहे हैं और 55 से ओके, आगे नहीं बढ़ पा रहा बिल्कुल भी। ओके। पहले तो मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए कि जिनको पुरस्कार मिला है, उन लेखकों के नाम बिल्कुल अपने ध्यान में रखने चाहिए। और गोविंद पांडे आप जब भी दोबारा पढ़ो, अगर गोविंद पांडे में से भी कुछ गलत हो रहा है, तो फिर सबसे पहले गोविंद पांडे में जिस पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, वो है वो लेखक जिनको पुरस्कार मिला है। उनके बारे में बहुत अच्छे से उनका कोई उपन्यास है, कोई कविता है, कुछ भी है, जिस पर भी पुरस्कार मिला है, उसके बारे में तो एकदम एकदम पता होना चाहिए और उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा भी पता होना चाहिए किस चीज़ पर लिखा गया था। इसमें ऐसे उपन्यास है तो इसके पात्र कौन से थे। तो अगर इतना कम समय में सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर देने की ज़रूरत है कि गोविंद पांडे में पीछे लिस्ट दे रखी है पूरी, किन-किन लेखकों को कौन-कौन से पुरस्कार मिले हैं, उन पर पूरा ध्यान दो और बाकी बाकी लेखकों को छोड़ दो। अगर समय कम है और चीज़ें पढ़ने का टाइम भी नहीं है, तो फिर उन लेखकों पर को फ़ोकस रखो
और उनको जिस चीज पर पुरस्कार मिला है उस रचना पर ध्यान दो, क्योंकि अधिकतर प्रश्न जो है उसी से घूमते फिरते बनते हैं और उन्हीं लोगों से आसपास आते हैं। और जैसे कि तर्क वाले आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो अब ये है कि इतना कम समय में आपको इतिहास पढ़ेंगी भी तो कोई इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ भी लेंगी तो आपको ध्यान ही नहीं आएगा ये इनका था या नहीं था, मतलब आपकी सिर्फ समझ बन पाएगी इतिहास के बारे में। बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि एकदम एक बार में पढ़कर आपको याद आ जाएगा एग्जैक्टली कि ये इन्हीं का था। तो उसके लिए आपको मुझे लगता है ये करना चाहिए कि जैसे शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनका इनका कहने का ढंग कैसा है इसको पकड़ लो। जैसे कि तुलसी है, तुलसी के बारे में अगर बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव अगर है, मतलब ऐसा मैं एक छोटे से उदाहरण की तरह कैसे कह रही हूँ कि तुलसी के बारे में अगर कोई सकारात्मक बात ज्यादा कही जा रही है तो अमूमन वो शुक्ल ही होते हैं। ऐसे कबीर के बारे में अगर कोई बात ज्यादा सकारात्मक ढंग से कह रहा है तो अमूमन वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही होते हैं। तो कुछ कुछ चीजें हैं ना जो उनको उनको कैच करने की कोशिश करो किसी भी। अब उसके लिए तुम ओंकारनाथ वर्मा में कुछ पीछे जैसे उपन्यास दे रखा है तो उसके पीछे कुछ ऐसे कोटेशंस वगैरह दे रखे होते थे, और हर ऐसे आदिकाल के पीछे भी दे रखे होते थे, और भक्ति काल के जैसे ही वो सेक्शन खत्म होता है उसके पीछे दे रखे होते हैं। अगर वो बुक ना हो तो कोई भी इतिहास पढ़ने का समय नहीं है तो उसको एक बार पढ़ लो। उससे क्या होगा कि किसी भी लेखक के सोचने का ढंग कैसा है, वो किस लेखक के बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, थोड़ा थोड़ा ये आइडिया लग जाएगा। तो कम समय में आप ऐसा करके उन प्रश्नों पर थोड़ा आप उनको हैंडल कर पाओगे। और बहुत ज्यादा तर्क वाले क्वेश्चन को लेके टेंशन मत लो, क्योंकि जब मैं पेपर देने गई थी तो मैं भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे किताबें पढ़ी गई थी, उसमें बहुत सारी किताबों से अलग अलग किताबों से आ गए थे तर्क के प्रश्न। तो उसमें मुझे लगता है सबसे सही तरीका यही होता है, अगर आपको शुक्ल के बारे में पता है कि शुक्ल इस तरह से लिखते हैं, हजारी के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पता है कि वो इस तरह से लिखते हैं, और अगर वो ऑप्शन है, वो दोनों वो ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो बचे हुए दो, अगर आपको लगता है नहीं ये तो शुक्ल का ही होगा तो फिर बाकी का फिर सोचना ही नहीं है। तो एक यही है कि आप उनकी वो लिखने के ढंग को पकड़ लो, और उसके लिए आप ना ओमकारनाथ वर्मा की जो किताबें हैं उसके हर सेक्शन के पीछे इंपॉर्टेंट पंक्तियां लिख रखी हैं। बच्चन की भी लिख रखी हैं, बच्चन जी की भी लिख रखी हैं, शुक्ल जी की भी लिख रखी हैं, द्विवेदी जी की भी लिख रखी हैं। तो इतने कम समय में अगर सबसे ज्यादा सहायता कर सकती है तो ऐसी कोई किताब की कुछ पंक्तियां कर सकती है, क्योंकि इतिहास पढ़ने का इस समय मुझे लगता नहीं कि समय है। और बाकी शिवांगी, सौरभ और इशू कुछ बताएं। आशुतोष जी अगला प्रश्न लीजिए। जी, अगले प्रतिभागी है प्राची। प्राची जी अच्छा, जी प्राची जी पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए, मेरी आवाज आपकी वॉइस आ रही है। हाँ हाँ आ रही है। मेरा भैया से क्वेश्चन ये है कि 15 दिन बचे हुए हैं, बहुत कम टाइम में मैं अभी सन गोविंद पांडे को फॉलो कर रही हूँ और विश्वनाथ साधु का भी रिविजन मैंने किया है। तो अभी इस टाइम जो पंक्तियाँ हैं जो उनमें बहुत दिक्कत आ रही है कि समझ नहीं आता कौन सी पंक्ति किसकी है। तर्क वाली जो क्वेश्चन है, ऊपर से आधुनिक काल में इतना सारा दे रखा है, इसमें जो रचनाएं बहुत मिक्स हो जा रही हैं, तो इन सबको कैसे हैंडल करेंगे, तो ये थोड़ा सा आप बताइए। शिवांगी जी आप बताइए। आपका हाँ प्राची, शिवांगी जी आपका, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। पंक्तियों के विषय में जैसा सौरभ ने भी बताया कि जितनी ज्यादा बार आपके सामने आएंगी वो सारी पंक्तियां याद करना तो आसान नहीं है, और फैक्ट्स भी जितनी ज्यादा बार सामने आएंगे वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा और एग्जाम हॉल में आपको याद आ जाएगा। और उसमें एलिमिनेशन मेथड भी दीक्षा ने इसका जिक्र किया। एलिमिनेशन मेथड बहुत प्रभावी होता है, उसके माध्यम से भी आप अगर निकाल देंगे कि इन कवियों की ये नहीं होगी या फिर इन्होंने इस विषय पर नहीं लिखा है, तो ऐसे करके आपके लिए आसान हो जाएगा कि कौन हो सकता है ऑप्शन में। और रही बात लेखकों की जो कथन की है, उसमें कौन किसके बारे में, जैसे कि साहित्य इतिहासकारों में
जैसे अगर छायावाद की कहीं प्रशंसा है या कुछ है तो उसमें आप नंद दुलारे वाजपेयी को ले सकते हैं, या प्रगतिवाद के बारे में अगर कोई कथन आ रहा है लगभग, तो फिर रामविलास शर्मा और आलोचकों को अगर उनकी तारीफ कर रहे हैं, और भक्ति काल के विषय में ऐसी कुछ मोटी मोटी जो आपकी समझ है वह उस समय आपके काम आएगी। और प्रश्न हल करने पर आप एक बार अपना प्रश्न और अगर दोबारा से पूछ सके तो बेहतर होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज। हेलो, हाँ हाँ, आपकी आवाज जा रही है। इनका प्रश्न इस प्रकार था कि गोविंद पांडे इन्होंने पढ़ा है और विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक पढ़ी है, और उसमें भी शायद पंक्तियों में इनको कंफ्यूजन रहता है मेन चीज। तो इसके अलावा तो अभी तो हम सजेस्ट कर नहीं सकते कि कोई और पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो इन्हीं दो पुस्तकों के आधार पर बताइए इन्हें आप क्या फोकस करना चाहिए। इन दो पुस्तकों में पीछे गोविंद पांडे में जैसे पंक्तियां दी, अब मुझे लगता है विश्वनाथ त्रिपाठी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितना आपने उनको पढ़ा था एक बार वो इतिहास की समझ बनाने के लिए था, आपने उन्हें पढ़ लिया, अब उन्हें छोड़ दीजिए। और पांडे से आप पंक्तियों को ऐसे याद तो सारा कर नहीं सकते, बस जो सौरभ ने भी बताया कि गो थ्रू करते रहिए, और पुराने जब आप प्रश्न हल करेंगी उसमें अगर आपकी कोई पंक्ति फंसती है, नहीं आ रही है, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की कोई पंक्ति है, तो आप उसी समय जायसी की भी और मंझन और कुतुबन की भी पंक्तियां देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों तीनों में कंफ्यूजन होता है। और कबीर की पंक्ति है तो कबीर, गोरख और दादू, इन सब की पंक्तियों में कई बार होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। अगर कबीर की पंक्ति है, आपने पेपर हल किया या कहीं का आप दे रहे हैं, उसमें नहीं आया, तो आप उसी समय पांडे में जो है दादू की भी पंक्तियां हैं, फिर गोरखनाथ की भी है, वो देख लीजिए। और ज्यादातर ऐसा होता है कि आदिकाल की पंक्तियों में बहुत कंफ्यूजन होता है, और जैसा मुझे बहुत होता रहा है आदिकाल में, कड़हप्पा सरहप्पा इन सब की पंक्तियों में। तो इसके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप अगर एक का भी फंस रहा है तो उसी समय आप पेपर हल करते हुए ही बीच में पूरा उनकी जितनी पंक्तियां हैं वो एक बार देख लीजिए, आप सिद्ध होगी। और रही बात छायावाद या आधुनिक काल की पंक्तियों के संदर्भ में, तो मुझे लगता है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो वो जल्दी याद हो जाती है आसानी से। और भी अगर आपको जो काल प्रिय है, जो कवि प्रिय है, उनकी पंक्तियां आप ऐसे गाते गुनगुनाते पढ़ने के बाद कविताओं को गाना सबसे बेहतर होता है। और किसी से आप बात कर रहे हैं तो बस स्मरण करने की, या घर में ही किसी से बात कर रहे हैं तो कविताओं के माध्यम से आप कि अगर कुछ चाहिए तो अपने भाव को व्यक्त कर लीजिए, या फिर बैठे हैं तो ऐसे शाम को बैठे गुनगुनाते रहिए, तो आसानी से याद हो जाएगा। और मुझे लगता है इसके लिए बेहतर सौरभ बता पाएंगे, क्योंकि अंतिम समय में उनकी तैयारी बहुत अच्छी रही है, और कम समय में करना है तो वो तरीका बहुत प्रभावी होता है। धन्यवाद। जी, अगला प्रश्न लीजिए आप आगे तो। जी, अगले प्रतिभागी है सौरभ, ये आदर्श मिश्रा। आदर्श मिश्रा जी, आपका माइक ऑन है, आप प्रश्न पूछिए। आदर्श मिश्रा। हाँ हाँ, यस यस मिस्टर सौरभ, ये सॉरी तोसी जी, मैं ये शिवांगी से एक सवाल करना चाहता हूँ। ये शिवांगी पांडे से मेरा एक सवाल है मिस्टर तोशी। पूछिए। मेरी आवाज जा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए, प्रश्न पूछिए। हाँ यस, देखिए कैप्टन, मेरा ये सवाल है आपसे कि जो अभी हाल फिलहाल में ये जो सिलेबस का क्राइटेरिया, जैसे आज हैदराबाद यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ और मॉर्निंग में एक क्वेश्चन आया, या 10-20 दिन पहले जामिया का भी पेपर हुआ, तो यहाँ पे थोड़े बहुत नेट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आज क्वेश्चन आया कि वो जो फणीश्वरनाथ रेणु का मेलाचल है, उसमें किसकी कविता को संग्रहित किया गया है? वो जो पंत की कीत कविता है उनके मेलाचल उपन्यास में। तो मैं सीधे सवाल पे आता हूँ। तो मैं आपसे ये जानने का प्रयास करना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो बचे हुए दिन है, इस पे थोड़ा बहुत जो नेट का पढ़ा हुआ इम्पोर्टेंट पोर्शन है, तो वो इम्पोर्टेंट पोर्शन कौन सा हो सकता है जिधर हम लोगों को थोड़ा देख लेना चाहिए एग्जाम का नजरिए से, एज अ एस्पिरेंट। मेरा आपसे ये सवाल है, नेट एस्पिरेंट नहीं, जेन्यू एस्पिरेंट। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करना चाहोगे?
देखिए आदर्श, आपका प्रश्न पहली बात ये बहुत ही सही है कि हाँ, कोई भी अभी एचयू में हो या जामिया हो या जेएनयू में भी जो प्रश्न करता है वह नेट के लेवल का आता है। तो हेमंत की जो टेस्ट सीरीज रही है उसका भी स्तर नेट के लेवल का ही रहा है, तो वह तो बहुत ही आपके लिए प्रभावी होगी। और अंतिम समय में अगर देखना है कुछ नेट के सिलेबस से संबंधित, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी उसमें सिलेबस में जितने नॉवेल लगे हैं, जितनी उपन्यास, कहानियां, नाटक और निबंध हैं, उन सब के बारे में आप थोड़ा-थोड़ा अगर आपको पता रहे तो बेहतर होगा। और उसमें कौन से पात्र हैं, वह किस थीम पर है, उसमें किस चीज़ का वर्णन है, किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। मुझे लगता है आपकी तैयारी आप लोगों की इतनी अच्छी रही है कि आपको नेट के सिलेबस का भी सबको पता ही होगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप लास्ट टाइम में सिलेबस डाउनलोड करके देख लीजिए। जितनी उसमें उपन्यास, जैसे 10 इकाई हैं उसमें, तो उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और एक आत्मकथा और अन्य विधाओं वाला है और कविता है। तो उन सब के बारे में आप जितना हो सके, अगर मिल सके तो वो कविताएं, उनकी समरी या नाटक का मुख्यांश एक है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। मुख्यांश एक दिन में आप बैठिए तो मुझे लगता है 1 घंटे में आप सिलेबस में जितने नाटक हैं, उसकी प्रमुख पंक्तियां और उसमें कौन से पात्र हैं, हर अंक से संबंधित दिया है, उसके बारे में आपको समरी मिल जाएगी, निबंध, नाटक, कहानियों की। ऐसा करके आप 1 दिन में सिलेबस वाला सारा कंप्लीट कर सकते हैं, नेट के सिलेबस से संबंधित। और रही बात कि कुछ बहुत ही अगर उठा के पूछ रहा है, बहुत अंदर से पूछ रहा है, गहराई से, तो 1-2 प्रश्न तो छूटने हैं। मतलब 100 में 100 करना तो मुझे नहीं लगता किसी के लिए संभव होगा। फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं कि सिलेबस मुख्यांश में आप समरी सारी मिल जाएगी आपको। आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद। जी, अगला प्रश्न लीजिए। अगले हैं राजपुरोहित प्रवीण। राजपुरोहित प्रवीण जी, आपका माइक ऑन है, प्रश्न पूछिए। राजपुरोहित प्रवीण, चलिए ये है नहीं। अगले हैं प्राची, प्रश्न पूछिए, आपका माइक ऑन है प्राची। प्राची, ये भी नहीं है। अगले हैं संदीप। संदीप, प्रश्न पूछिए, माइक ऑन कर दिया गया है आपका। संदीप, ये भी नहीं है। मौसम, मौसम आपका माइक ऑन है, प्रश्न पूछिए। शिवांगी जी से मेरा प्रश्न है ये भी कि नहीं। व्याकरण से कितना पढ़ना चाहिए? जी, मतलब व्याकरण जैसा जेएनयू में व्याकरण आते नहीं है उसके प्रश्न। अगर आएंगे भी तो भाषा विज्ञान से कुछ-कुछ आते हैं। और ये आता है कि किस भाषा का शब्द है, देशज, विदेशज या जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली। तो व्याकरण में अगर आपको पढ़ना है तो आप भाषाओं का विकास वाला संबंधित जो है, व्याकरण से आप बस यही मुख्यतः प्रश्न आते नहीं है। अगर आएँगे भी तो आप बस हल्का-सा ये देख सकते हैं कि कौन-सा पद, ध्वनि, इन सब की परिभाषाएँ जो छोटी-छोटी हैं, लिंग, वचन, ये देख लीजिएगा। और प्रश्न बहुत गहराई से नहीं आते। व्याकरण से दरअसल प्रश्न आते ही नहीं है, जो आते हैं वो भाषा विज्ञान से संबंधित होते हैं। कौन-सा शब्द किस भाषा से आया है, लगभग ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आपको व्याकरण के लिए अगर पढ़ना ही है, पांडे में जो आगे दिया गया है वह पर्याप्त होगा। जी, अगले हैं गौरव डांगी। तो ये संदीप जी शायद गौरव डांगी जी, आपका माइक ऑन है। आशुतोष जी आवाज आ रही है तो थोड़ा संदीप जी को मौका दे दीजिए, कुछ शो कर रहे हैं स्क्रीन पे। संदीप जी, जैसे सभी, हाँ, इनको मौका दे दीजिए और सभी प्रतिभागी ध्यान रखिए, अगर आपने हाथ उठाया है तो आपका नंबर आने पर आप तुरंत माइक ऑन करें। अभी संदीप का शायद माइक ऑन किया गया था, उन्होंने प्रश्न नहीं किया था। आशुतोष जी, संदीप का माइक ऑन कर दीजिए आप। जी,
गौरव डांगी, इनके बाद आपसे प्रश्न लिया जाएगा। आप थोड़ा वेट कीजिए। संदीप जी आप पूछिए, माइक ऑन कर दिया। संदीप जी आप माइक ऑन। हेलो, हमारा आवाज आ रहा है? जी आपकी, हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न करें। सभी प्रवक्ता वगैरह नमस्कार। मेरा प्रश्न शिवांगी जी से है। अगर जो हमें जो दिक्कत आती है, आवाज आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल आ हेलो, रही है। हाँ भाई साहब आ जी, रही है, प्रश्न पूछिए। जैसे सर जो पंक्ति हमें याद नहीं है। एक्चुअल में मेरा क्या है कि यहाँ पे झूठ बोल के फायदा नहीं है। तो मैंने जो अभी तक जितना भी ग्रेजुएशन करा है वो मतलब हमारा ऐसे ही निकला है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसे ही दे दिया था और हम पास हो गए। पर मेरे को आगे जाके रियलाइज हुआ मेरे को अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो मैंने विचार करा हिंदी में मेरे को एमए करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर, मेरे को ज्ञान नहीं है पीछे का, तो मैं यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ जो पंक्ति है उनको, उनके लिए तुक्का भी वैसे ही लगाएं। और जहाँ हमारा डीयू और बीएचयू में नेगेटिव मार्किंग है और जहाँ पे हमें लगे ये क्वेश्चन देखा हुआ है, तो हमें वहाँ पे उस क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हेलो, शिवांगी जी आपसे ये प्रश्न है। हेलो शिवांगी, आवाज आ रही है आपको? रिशु जी आप सुन पा रहे हैं? आप इसका उत्तर दे दीजिए। रिशु। आशुतोष जी आप माइक चेक करिए, मुझे आवाज नहीं आ रही है। नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया है माइक में। ओके ओके, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। दीक्षा आप दे दीजिए इनका जवाब। दीक्षा आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। तो इसके लिए लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो उसमें मुझे लगता है कि जहाँ पर 1/4 की, बीएचयू में क्या सिस्टम है, मैंने पेपर नहीं दिया तो मुझे आइडिया ही नहीं है, पर जहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पर अटेंड कर लेना चाहिए। क्योंकि या तो आप, एक तरीका है, अगर आपको, अब मुझे नहीं पता कि आप जो लगा रहे हैं प्रश्न वो आप कितना, आपको जैसे आपको तुक्का मारना है तो आपको कितना परसेंट लगता है कि है या नहीं है। जैसे 50% लगता है, 30% लगता है, 20% लगता है, सिचुएशन अलग अलग होती है। 20%। इसका संदीप का माइक ऑन कर दीजिए प्लीज। संदीप का माइक ऑन कर दीजिए। जी कर दिया गया। माइक ऑन करें आप भाई, संदीप जी, माइक आपकी ऑन आवाज करके नहीं पूछो। हाँ दी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीएचयू और डीयू में है नेगेटिव है, पर मेरे को ये पता है कि इन दोनों में से एक है, तो वहां पर मैं उनको अटेंड करूँ नहीं करूँ? 50% है कि इन दोनों में से ही एक होगा, तब कह रहा हूँ। ओके, क्योंकि जेएनयू में तो नहीं है, उसमें तो अटेंड करना ही है, पर डीयू और बीएचयू में है, तो उनका क्या करें? दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो मुझे लगता है कि अटेंड करने से बचना चाहिए। अगर 50% से ज्यादा लग रहा है चांसेस तो आप कर सकते हो। पर बीएचयू में कितने परसेंट की नेगेटिव मार्किंग है मुझे नहीं पता। अगर 1/4 की है तो धड़ल्ले से अटेंड करो, मतलब ज्यादातर चांसेस होते हैं कि फायदा होगा। पर अगर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है तो अच्छा खासा लॉस होता है। इसका एक तरीका ये है, आप ऐसा कर सकते हो कि आप 2 पेपर उठाओ दिल्ली यूनिवर्सिटी के। एक में आप ऐसा करो कि आपको जो नहीं आते थे उनको अटेंड बिना करके देखो, ठीक है। और पहली बार आप ऐसा करो, उनको अटेंड कर सबको एक ही पेपर को अटेंड करो, सब सारे क्वेश्चन पहले से जो आते आते उनको अटेंड करके देखो, फिर अपने मार्क्स देखो कितने आ रहे हैं, फिर आप पर दी सारे मैंने अटेंड क्या करके करा, देखो। मैंने इनके पेपर डाउनलोड करके इनका यार रट्टा मारना चालू कर दिया है। अब दोबारा से अटेंड करने में तो फिर लगेगा कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, तो सीधे सीधे राइट आंसर जाते जाएंगे, तो उसमें एक्चुअल स्कोर तो पता चलेगा नहीं। तो ऐसा कर सकते हो, कोई भी ऐसा पेपर जो ना अटेंड किया हो, जैसे जेएनयू का नहीं किया हो तो उसको कर सकते हो, वही फिर जेएनयू के आप भी अपना कर दिए। करेक्ट आंसर। अच्छा, तो नेट के पेपर लगाए हैं क्या? नेट के नहीं लगाए अभी। गोविंद। मैं हेमंत सर हाँ की मॉक टेस्ट सीरीज ले रखी है, वो हाँ, हेमंत सर की जैसे मॉक टेस्ट सीरीज है, उसमें हर हर टेस्ट में नई नई उपन्यास, नई नई रचनाएं आ रही हैं, नए कथन आ रहे हैं, पंक्तियां आ रही हैं। तो इन सबको सब मैम दीदी याद करते रहे या फिर इनका क्या करें? मतलब क्योंकि हर टेस्ट में नई नई आ रही है,
बहुत सारी हो जा रही है, ऐसे लिखता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा हो जा रही है। बिल्कुल नया तो अब याद नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है इस समय रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। नया करने के चक्कर में क्या होता है कि जो रिवीजन है वो भी नहीं हो पाएगा और जो आता है वो भी गलत हो जाएगा। तो जो पुराना है उसको रिवीजन ही करो और कोई भी एक पेपर उठा लो। जैसे गोविंद पांडे के पीछे भी 2-3 पेपर दे रखे हैं या फिर ओमकान्ना शर्मा के पीछे भी 1-2 पेपर दे रखे होते हैं। तो अगर सारे पेपर लगा रखे हैं तो कोई भी नया पेपर उठा लो और इसको हल करके देखो। पहले बिना जो आता है सिर्फ उसको हल करके देख लो और एक बार फिर ऐसे करके देख लो कि सारा लगा के देख लो और फिर दोनों में अपने नंबर काउंट कर लो नेगेटिव मार्किंग लगाकर कि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है आपको पता लग ही जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो करने से 50% से कम लगता है कि आता है तो बचना चाहिए और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो कर देना चाहिए। किसी भी पेपर में ये ट्रिक ज्यादा ठीक होती है। अगर 60% तक लगता है तो रिस्क ले सकते हैं, पर अगर कम लगता है तो फिर नहीं 60% लो। तो अगर कंफर्म 1/3 ही की हो नेगेटिव जाएगा दीदी। तो फिर आप एक पेपर या तो आप लगा के देख लो, आपको उससे और आइडिया लग जाएगा। पर मैं तो अगर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो मैं बचती हूँ प्रश्न करने से और 1/4 की है तो मुझे लगता है पॉजिटिव में निकल जाता है। अगर 100 के 100 लगा दिए और 70 ही आते थे, वही है ना, 4 प्रश्न है कोई एक तो ठीक हो ही जाता है। अगर अगर थोड़ा सा भी अगर आता है तो वही बात हो जाती है, या तो इक्वल हो जाता है। और अगर 3 है तो फिर नेगेटिव मार्किंग में दिक्कत आ जाता है। जी अगले प्रतिभागी है गौरव डांगी। हेलो, मैं ये जानना मैं ये जानना यूपीएससी के सिलेबस में जो निबंध निलय और चिंतामणि दिया है, उन 2 टॉपिक में से जेएनयू के पिछले 2 साल के पेपरों में कोई क्वेश्चन आया है क्या? किसी निबंध का नाम, कोई पंक्ति वगैरह, कुछ ऐसी चीज जिससे अपन उनका आंसर कर सके, निबंध निलय और चिंतामणि, इन 2 टॉपिक में से जेएनयू में लास्ट 2 ईयर में। प्रश्न आपका किनसे है ये बताइए। नहीं, कोई भी आंसर दे दे जिसको भी इस बात का पता है कि मतलब जेएनयू के पिछले 2 साल के पेपर में आया है क्या, निबंध निलय और चिंतामणि, इन 2 टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन। जी जी गौरव जी, प्रश्न यूपीएससी के सिलेबस से भी और नेट जेआरएफ के सिलेबस से भी, दोनों सिलेबस से प्रश्न आते ही है। और चिंतामणि को अगर आप देखते हैं तो पिछले साल 2020 के पेपर में 6 से 7 कथन डायरेक्ट चिंतामणि निबंध से थे। तो आप अगर समय है तो उन्हें पढ़ना चाहिए और नहीं है छोड़ देना चाहिए। जी अगला प्रश्न लीजिए आशुतोष जी आप। ये अगला है प्रिंस यादव। प्रिंस यादव पूछिए, क्या प्रश्न है आपका और किनसे है? हाँ सर, पहले तो मेरा हिंदी साहित्य जगत के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम समर्पित है। और अपना प्रश्न हम करने से पहले, आवाज आ रही है ना सर सभी लोगों को? हेलो। जी बिल्कुल आ रही है हाँ भाई आपकी आवाज। बिल्कुल आ रही है। और अपना प्रश्न, मेरा प्रश्न जो है कि सौरभ सर से है। मेरा नाम प्रिंस यादव, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से मेरा स्नातक हुआ है। और सौरभ सर, मैं आपका जूनियर हूँ। आप शायद दारागंज में रहते थे जहाँ तक मुझे याद है। और अभी अपना प्रश्न करने से पहले एक गलती करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, असुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। मैंने बहुत बार प्रयास किया था कि एक व्यक्ति हैं और मेरे सीनियर हैं, उनसे बात करने का। अतः तो मेरी खोज आज पूरी हुई। आदर्श मिश्रा सर, आप मेरी बात शायद सुन पा रहे हों, तो हम आपको अपना संपर्क सूत्र देना चाहते हैं, जिससे कि आप मुझे जरूर याद कर लीजिएगा। बहुत जरूरी कुछ काम था। मेरा नंबर अगर आप सुन पा रहे हैं तो नोट कर लीजिए, मैं बोलने जा रहा हूँ। और सारे आप विशिष्ट महानुभावों से प्रिंस आप क्षमा भी चाहता प्रश्न हूँ। पूरा करें आप। पहले प्रश्न कर लें? प्रश्न पूरा करिए जी आप, समय नहीं अच्छा, है। तो सौरभ सर, ओके ओके कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा जरूरी था। सौरभ सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो हेमंत जोशी सर का ये क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, तो मैंने 6000 क्वेश्चन सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और पेपर से पहले तक कर लेंगे। और बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और दृष्टि पब्लिकेशन का जो है सेकेंड पार्ट का, मैंने जो जो चैप्टर था उसका मैंने लगा लिया है। तो क्या इतना करने के बावजूद मैं फाइट में आ जाऊंगा कि नहीं? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है सर जी कि ये मेरिट जो है वो कितने तक की बनती है, मतलब कितना उसका कट ऑफ जाता है? और तीसरा प्रश्न ये है मेरा कि 15 दिन की जो स्ट्रेटजी मेरी होनी चाहिए, किस किस बातों पे मुझे फोकस करना चाहिए और किस चीजों को एलिमिनेट करना चाहिए। चौथा सर प्रश्न मेरा ये है सौरभ सर कि क्या
हिंदी साहित्य इतिहास का आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है उसे पढ़ने के बाद और हेमंत जोशी सर के टेस्ट सीरीज को लगाने के बाद क्या मैं लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हो जाऊंगा, या दृष्टि का भी कुछ पोर्शन मुझे लेना पड़ेगा? और लेना पड़ेगा तो आप उसको कौन कौन से चैप्टर या मतलब आदिकाल भक्तिकाल इस तरह से क्या रिकमेंडेशन करना चाहेंगे? यही मेरा प्रश्न है, 5 प्रश्न टोटल हैं। ठीक है, देखिए जो सवाल है, अगर आप 6000 सवाल आप इस टेस्ट सीरीज में सॉल्व कर ले रहे हैं और रामचंद्र का इतिहास भी आपने पढ़ रखा है, तो ये बहुत पर्याप्त है कि आप किसी भी तरीके की परीक्षा, जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, उसमें आप फाइट में रहेंगे। तो अपनी स्मृति पर, अपने क्षमता पर, आप मेहनत पर भरोसा रखिए। ये बिल्कुल आपको ये सब काम देने वाला है। 6000 प्रश्न आपने हल कर रखे तो बहुत ज्यादा होते हैं, 6000 सवाल कोई कम नहीं है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल का फिर आपने इतिहास पढ़ रखा है और ये सवाल हल कर रखे हैं, तो ये बहुत पर्याप्त भी है। और रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से जेएनयू की पिछली परीक्षा में बहुत सारे सवाल भी आए हैं, तो उस लिहाज से भी आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आप बिल्कुल फाइट में हैं। ठीक है, अब बस हाँ ये है कि आप ये देख लीजिएगा, सवाल मैंने देखे नहीं है और जाहिर है कि हेमंत ने उस तरीके से भी पोर्शंस को पर्याप्त महत्व देते हुए कवर किया होगा। लेकिन रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के साथ थोड़ी सीमा यह है कि वो थोड़ा पुराना है, तो नई चीजें उसमें अपडेटेड नहीं है। तो हाँ, अगर आप ये कर सकते हैं कि जो नई चीजें जो उसमें छूटी हुई हैं, वैसे कि आधुनिक काल का जो हिस्सा छूटा हुआ है, उसको कहीं से अगर आप कवर करना चाहें, गोविंद पांड्या किसी भी और जगह से कवर करना चाहें, अगर आपको जरूरत महसूस कर हो रही हो इन सब सवालों को हल करते हुए, तो आप उसे देख सकते हैं। और दूसरी बात, मेरिट का या कट ऑफ का जो मसला है, तो उसमें बहुत सारी चीजें प्ले में हैं कि आपको कितने क्वार्टाइल के पॉइंट्स मिल रहे हैं। आपको पहले तो इस बात का ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके आधार पर आप देखेंगे कि आप मेरिट में कहाँ स्टैंड करते हैं, आप किस कैटेगरी से हैं। और फिर इसके बाद जो है सवाल किस तरीके से आ रहे हैं। जैसे पिछली बार के जो पेपर है, मतलब 2019 का जो पेपर है, उसमें कट ऑफ 90, 93, 94, 95 के आसपास थी। इस बार जो है वो जनरल कट ऑफ 85, 85, 84 ऐसे करके कट ऑफ थी। तो पेपर से पे निर्भर करता है। लेकिन जैसे पिछली बार जैसा ही पेपर आएगा तो कट ऑफ उसी के आसपास रहेगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं आएगा। कट ऑफ अगर पेपर का पैटर्न बदल जाता है, पेपर आसान हो जाता है, तो फिर वो 90+ में चला जाएगा। तो आप एक राउंड ऑफ फिगर बांध के चला करिए कि पेपर जिस तरीके से आया है उसमें जो पिछला पैटर्न रहा है मेरिट का कट ऑफ का, उसमें 2-3 नंबर आगे पीछे आप मान करके चल सकते हैं। तो अपना क्वार्टाइल का नंबर देखिए, अपनी कैटेगरी की कट ऑफ देखिए और पेपर का पैटर्न देखिए, तो उससे आप लगा लेंगे। लेकिन यह जब परीक्षा पेपर आ जाएगा आपके सामने, आप सवाल हल करेंगे या कर रहे होंगे या कर लेंगे, तब आप इन सब चीजों के बारे में सोच सकते हैं। उसके पहले तो अभी आप अनुमान बहुत लगा नहीं सकते। तो इसलिए आप अपनी तैयारी पर ही फोकस कीजिए। जो सवाल आपको मिले हुए हैं टेस्ट सीरीज में और नेट चार्ट का बता रहे हैं कि दृष्टि का आपने वो भी हल किया हुआ है, तो वहां से सवाल देखिए और जो भी किताबें आपने पढ़ रखी है इन सबको रिवाइज कीजिए। बहुत पर्याप्त सामग्री, मतलब बहुत है, मतलब एकदम बड़ा बल्क है, इसमें से सवाल आपके जरूर बनेंगे। मतलब आप बिल्कुल आश्वस्त हैं। जी, अगला प्रश्न लीजिए आशुतोष। ये अगले प्रतिभागी है अंजलि पांडे। अंजलि जी, आपका माइक ऑन है, प्रश्न पूछिए। कितने प्रश्न है हाँ सर। उनको भी क्लियर कर दीजिए। हाँ सर, मेरा आवाज जा रहा है? बिल्कुल आपका आवाज आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन शिवांगी दीदी से है और मेरा प्रश्न है कि एग्जाम हॉल में प्रेशर को हम लोग कैसे हैंडल करें। जैसे कि मेरे एक मित्र ने सबसे पहले जामिया का पेपर दिया, उनका अच्छा नहीं हुआ और ये वाला उनका अच्छा हुआ है। और मेरी एक मित्र ने पहला पेपर दिया है एचयू का, उनका वो अच्छा नहीं हुआ है। और हमको पहला पेपर देना है सीधे जेएनयू का। अब ये डर लग रहा है कि कहीं वो गलतियां, मतलब कैसे प्रेशर हैंडल करें और कहीं हमसे भी वही चीज ना हो जाए। तो प्लीज ये सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि अभी जो है, मतलब एक दिन कभी थोड़ा सा भी डिप्रेशन ऐसा होता है तो कई घंटे चले जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि रीतिकाल में ठीक है, बहुत सिलेक्टेड पोर्शन से पढ़ने हैं या बहुत सिलेक्टेड कवियों को पढ़ना है, पिछली बार भैया लोग बताए थे, लेकिन उनकी पंक्तियों में भी इतना डाउट होता है कि गलत हो ही जाता है। थैंक यू। बिल्कुल अंजलि, तुम्हारा ये जो सवाल है कि एग्जाम हॉल में प्रेशर को कैसे हैंडल करें, क्योंकि अभी तक तुमने 2 महीने, 2 साल या 1 महीने क्या पढ़ा है, ये सारा तुम्हारा 3 घंटे में डिसाइड होगा। तो वो जो 3 घंटे होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें जितना हो सके काम एंड कूल रहे। और उसके लिए हाँ, सब कहते हैं कि काम एंड कूल रहे, लेकिन रहे कैसे? तो सबसे बेहतर ये होता है कि जब आप पेपर दें तो
प्रेशर से, ये फल की चिंता से मुक्त रहें कि कैसा होगा नहीं होगा। अब आ गया है पेपर, बस ये सोचना है कि हमको 3 घंटे बहुत अच्छे से देने हैं। अब जो भी होगा हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि पेपर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। अगर उसी टाइम सोचना शुरू कर दिया कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं, पेपर टफ आया है तो क्या होगा, और इजी आया है तो ये सोचे अरे पेपर तो इजी आया है सबका ही हो जाएगा। ये सारी चीजें, इन सबसे बचने की कोशिश कीजिए। बस एंजॉय कीजिए कि वो 3 घंटे हैं। 2-3 एक बार आपने हल किया, फिर उसके बाद आराम से पानी वानी देते हैं, खुद से तो ले जाना नहीं होता। आप 2-3 बार मांग के पानी वानी पीजिए, 5-10 मिनट, और दोबारा जब एक बार आप कर चुकेंगे, लगभग पहली बार करते हुए आपको 1 घंटे लग जाएंगे पूरा पेपर हल करते हुए। 1 घंटे के बाद फिर दोबारा जब आपको देखना होगा तो 5-10 मिनट ब्रेक लेके पानी पी के फिर उसके बाद दोबारा आप चेक कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे थोड़ा सा आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा। फिर स्थिर चित्त होकर 5-10 मिनट बाद फिर से आप दोबारा देखिए कि आपने कौन सा किया है। और उन 3 घंटों में आप थोड़ी देर चाहें तो आराम भी कर सकते हैं। मतलब बहुत समय होता है, बोर हो जाते हैं, 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं 100 प्रश्न के लिए। तो आप 5-10 मिनट आराम से एकदम से शांत होके बैठ जाइए, और बिल्कुल ये मत सोचिए कि पेपर इजी आया है तो कट ऑफ आ ही जाएगी, सब सब फाइट में आ जाएंगे। टफ आया है तो अरे पेपर तो बहुत कठिन है। कठिन है तो सबके लिए कठिन है, आसान है तो आसान में भी आपको थोड़ा और सचेत होकर पेपर देना होगा कि कहीं से भी गलती की गुंजाइश ना रहे। क्योंकि एक प्रश्न आपका आसान सा गलत हुआ तो फिर आप फाइट से मतलब बहुत दूर जा सकते हैं। इसलिए एकदम काम एंड कूल होके देना है। और रही बात रीतिकाल वाला जो आपने पूछा है, बिल्कुल रीतिकाल के जो होते हैं कवियों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे देव की कविता है या फिर मतीराम की है, और देव मतीराम इनकी कविताओं में मुझे तो शुरू से ही बहुत कंफ्यूजन होता है। तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा सा आपके पास एक ट्रिक रहेगा कि बिहारी के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं, वो आसानी से पहचान में आ जाते हैं। और अगर पद्माकर का है तो पद्माकर वाली पंक्तियां जो है उनमें लगभग जो प्रसिद्ध पंक्तियों में पूछता है वो होली वाली कुछ पंक्तियां हैं या श्री कृष्ण की हैं, उनमें आता है वो रहता है। और भिखारी दास का काव्य से संबंधित रहता है अक्सर, छंद या अलंकार के बारे में उसमें कुछ ऐसे कविता में बहुत रस नहीं मिलेगा, लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। मतलब उन्होंने या तो छंद के बारे में लिखा है या कवियों को, या ऐसी काव्य काव्य की। और भूषण की कविताएं हैं वो अक्सर वीर रस वाली रहेंगी, पर एक दो उन्होंने लिखा है जो काव्य काव्य भाषा अलंकार और फिर मतलब प्राचीन परंपरा। तो वो एक दो पंक्ति पांडे में ही जो सबसे पहली पंक्ति है वो वाली थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है कि भिखारी दास की पंक्ति से मिल जाएगी। तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं, एक दो पंक्तियां स्पेशली जिनकी बहुत अलग से लगी वो याद कर लीजिए। और देव की कविता आती है तो ज्यादातर उसमें ग्राहस्थ्य प्रेम की व्यंजना होगी, या वो स्वकीय नायिका को बहुत महत्व देते हैं, तो लगभग वैसी पंक्तियां रहेंगी, आप उससे पहचान सकते हैं। और मतीराम वाली है, मतीराम की ज्यादातर ये खरी निखरे सी निकाई ये पूछता है, या उनके उपमान मतीराम की बहुत सहज सरल रहेगी, भाषा में कोई बनावटीपन नहीं दिखेगा। तो ऐसे कुछ कुछ आप जो ट्रिक्स हैं जिन कवियों के बारे में पढ़ते आए हैं वैसा दिमाग लगा के फिर आप, अगर एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तब आप ऐसे तुक्का लगा सकते हैं। बहुत दो में कंफ्यूज हैं तो विशेषताएं याद कीजिए कि कौन से कवि कैसा लिखता है, उस आधार पर आप टिक कर सकते हैं। अंजलि, आई थिंक मेरे उत्तर से आपको थोड़ा सा लाभ मिलेगा, बाकी आप लोग तो बेहतर करेंगे। शुभकामनाएं। हाँ जी, अगली प्रतिभागी है रिशु शर्मा जी। शर्मा जी प्रश्न रिशु पूछिए, आपका शर्मा माइक। तो वक्ता ही है। नहीं, रिशु शर्मा वक्ता है, वो उनका माइक ऑन नहीं था इसलिए उन्होंने। अगला प्रश्न ठीक दीजिए है, आप। सॉरी, वो हटा दीजिए। हाँ जी, राज तिवारी। तिवारी जी प्रश्न पूछिए, माइक ऑन है आपका। राज तिवारी, चलिए है भाई। राज पुरोहित प्रवीण, माइक ऑन है भाई आपका, प्रश्न पूछो। हेलो, हाँ भाई, मैं ये पूछ प्रश्न रहा पूछो। था कि टेस्ट देते समय माइंड सेट देते समय ऐसा लगता है कि जैसे प्रश्न दे रहे हैं तो जब फर्स्ट टाइम टिक करते हैं तो तब लगता है कि भाई सही है, और जब टाइम बच जाता है तो सोचते हैं एक बार वापस रीचेक कर ले, तो रीचेक में मतलब 90% गलत हो जाता है कि भाई हम
आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न पूरा करिए। हाँ, तो उसमें देते समय हमें ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, तो फर्स्ट टाइम जो टिक लगाते हैं हम, तो लगता है कि भाई हाँ ये होगा। जब सेकंड टाइम रीचेक करते हैं तो उसमें लगता है कि ये नहीं ये होगा। तो उस डिलेमा से कैसे बचा जाए वो, और उस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? रिशु, आप जवाब दीजिए इस प्रश्न का। रिशु शर्मा। हाँ, देखिए, आप प्रश्न को अच्छे से समझिए और उत्तर को भी अच्छे से देखिए। बिल्कुल ठहर कर, 3 घंटे का समय बहुत ही ज़्यादा होता है। जल्दबाजी मत करिए और आराम से टिक लगाइए। बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, ठीक है? और पढ़ते समय आप में स्पष्टता होनी चाहिए कि हाँ, मैंने कोई रचना पढ़ी तो ये रेखा चित्र ही है। ये बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए पढ़ते समय। अदरवाइज एग्जाम हॉल में तो प्रेशर रहता है, हाँ, वहाँ गलत होने की संभावना रहती है। तो पढ़ते समय, अभी जब आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी से इन बातों को ध्यान रखिए, तो एग्जाम हॉल में भी अच्छा होगा, आप बिल्कुल क्लियर रहेंगे, ठीक है? ये सब बातें अभी पढ़ते समय ध्यान दीजिए ताकि वहाँ ऐसी गलतियां ना हो। जी, अगले प्रतिभागी है सुप्रिया सोनी। सुप्रिया सोनी जी, माइक ऑन है आपका, प्रश्न पूछिए। हेलो सर, मेरा प्रश्न ये है कि एक जैसी नाम वाली रचनाओं को कैसे याद किया जाए और बार बार रिवीजन करने के बाद भी चीजें भूल रही हैं तो उसको हैंडल कैसे किया जाए? मेरा प्रश्न दीक्षा मैम और शिवांगी मैम से है। दीक्षा, पहले आप बता दीजिए। हाँ, मुझे लगता है कि भूलना तो मनुष्य का स्वभाव है। भूल रहे हैं तो ज्यादा चिंतित ना हो इस बात को लेकर कि याद नहीं रह रहा है या फिर क्या। कई बार क्या होता है कि अभी मुझे लगता है कि लास्ट टाइम तक जब मैं रिवीजन कर रही थी तो एकदम से लगता था कि अरे ये तो एकदम से याद ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या क्या था या इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, सीक्वेंस से एकदम याद ही नहीं आ रही। पर जैसे ही प्रश्न सामने आता है और विकल्प आते हैं तो वो सब एकदम आपको रिवीजन करते समय लगेगा कि आप भूल रहे हो, पर जब प्रश्न लगाओगे तो वो आपको याद आ जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अब चेतन मन में वो सारी चीजें एक बार बैठ जाती हैं तो प्रश्न देखने पर वो एकदम क्लियर, एकदम लगता है कि हाँ याद आ गया। पर रिवीजन करने पे ये कभी कभी संशय हो सकता है कि याद नहीं रह रहा, या फिर ये इसको लेकर ज्यादा प्रेशर में मत आओ। सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा होता है। यस मैम, यही प्रॉब्लम है। और जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नेट जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर ठीक रहेगा, उससे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज जैसे दे रहे हैं तो नंबर कम आ रहा है तो डिमोटिवेशन भी आ रहा है, तो उसको यार, कैसे बिल्कुल हैंडल करें? डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो। नेट का पेपर तो काफी अच्छा खासा लेवल होता है उसका। तो फिर अगर नेट के पेपर से अगर कंपेयर करोगे, अगर नेट के पेपर में अगर आप नेट लायक, अगर नेट का आपको पता है वो कट ऑफ लगभग कितना रहता है, अगर उतना भी हो जा रहा है तो मान के चलो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है फिर तो। क्योंकि ये तो एक एंट्रेंस एग्जाम है और नेट का ऑब्वियसली इससे थोड़ा थोड़ा तो हाई होता ही है। और नेट में भी ऐसा थोड़ा है कि सब लोग 100% ही कराते हैं, वहाँ पे 60% पे खेल हो जाता है, मतलब जेआरएफ भी हो जाता है। तो फिर इसलिए ये मत सोचो कि हमारा 50% मान लो नेट का पेपर कर रहे हैं हम और उसमें हमें 60 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब तो इसको सोचकर मोटिवेट हो गया, अरे 60 पे तो जेआरएफ ही हो जाता है, मतलब हम जेआरएफ कर सकते हैं तो जेएनयू तो फिर कर ही रहेंगे। या 55 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, इतने पर तो नेट ही हो जाता है। तो देखो 100% तो करना ही नहीं है ना, 100% तो जेआरएफ के लिए भी नहीं चाहिए। तो इसको लेकर बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो। और सबसे बड़ी चीज जो है ना किसी भी पेपर में, वो है आपका मोटिवेट रहना, आपका ये सोचना कि हाँ हम कर लेंगे। और दूसरा बात, ये दो ही चीज है ना, होगा या नहीं होगा। बिल्कुल प्रेशर मत लो, जितना कम प्रेशर लोगे उतना अच्छा होगा। जब पेपर ये वाला पेपर था तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पेपर जब हुआ तो मुझे पिछले बार का जेएनयू का कट ऑफ पता था कि 95 इतने इतने। मेरे सीनियर्स थे, उनके एक के तो 100 मार्क्स ही थे और एक का 98 स्कोर था। और पेपर आया और शुरू में मेरा जो भी की, उन्होंने जो भी आंसर कीज वगैरह लगा, जो भी कीज थी ABCD, उसमें मेरा जो था उसमें शुरू में तर्क वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। 20 क्वेश्चन लगभग मैंने किए और उसमें मैंने देखा कि अधिकांश तर्क थे और मैं उस तरह से तर्क के लिए उस तरह से प्रिपेयर नहीं थी। तो मैंने सोचा कि अब मामला हाथ से गया, अब होना नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि हम पेपर में 20 से जा सकते हैं क्या? उन्होंने बोला नहीं जा सकते। तो मैंने सोचा अब 3 घंटे बैठना ही है तो जो होगा वो करूंगी। तो एकदम कूल होके किया, मुझे लगता है सिर्फ इसलिए हो गया। और तर्क वाले क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते थे वो मेरे अधिकांश ठीक हो गए, क्योंकि मैंने एकदम कूल होके किया। और यही मैंने तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे ज्यादा सटीक मानती हूँ इसमें, कि आप एकदम कूल होके अगर सोचोगे ना कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, अच्छा ये तो नहीं हो सकता, तो ये बेस्ट ट्रिक होती है। और
प्रेशर जितना कम लोगे पेपर उतना अच्छा होगा। सबको बराबर आता है, इसका मत सोचो कि तुमको याद नहीं हो रहा, तुमको फैक्ट याद नहीं हो रहा है, वो सबके साथ में सेम सिचुएशन होता है। बस तुम उसको वहां पर बैठकर कैसे डील करोगे, पूरा पूरा का पूरा खेल इसी बात का है। मोटिवेट रखो वहां पे पेपर में। बस एक बात मैं जरूर बोलूंगी, कोई भी पेपर देने जाए तो बुक्स लेके मत जाना, वहां पे जाके 2-4 दोस्त बना लेना, वहां पे थोड़ा बात करना। एकदम पेपर से पहले बिल्कुल मत पढ़ा करो, 1-1.5 घंटे तो बिल्कुल मत पढ़ा करो। मुझे जो पढ़ रहे होते हैं उनको देखकर टेंशन होता है, तो एकदम जो एकदम निठल्ले खड़े हुए देखिए उनके पास जाके खड़े हो जाओ, थोड़ा बात करो, थोड़ा प्रेशर कम करो, क्योंकि 1-1.5 घंटे पहले जितना पढ़ोगे कोई मतलब ही नहीं है उसका पढ़ने का। मैं तो कहती हूँ एक दिन पहले भी जो पढ़ता है ना उसमें से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ टेंशन दे रहे होते हैं, और टेंशन से दूर रहो एकदम। जो खाली खड़े हो उनके पास जाके खड़े हो, 2-4 घर की बातें करो आराम से और पेपर देने जाओ, अच्छा होगा। बस सोचो जाओ अच्छा होगा, बुरा भी होगा तो क्या होगा, नहीं होगा बस खत्म। ज्यादा प्रेशर बिल्कुल मत लो। हमारा हो भी गया तो भी हमने जेएनयू नहीं देखा है तो क्या कोई फायदा है, कुछ था नहीं। जी अगले प्रतिभागी हैं प्रिया, पूछिए प्रश्न अपना, माइक ऑन है आपका। चलिए ये है नहीं, राज तिवारी पूछो भाई प्रश्न। राज तिवारी ये भी नहीं है। प्राची, प्राची प्रश्न पूछिए। हेलो, हाँ जी। शिवांगी जी से मेरा क्वेश्चन है कि मैंने तो लास्ट टाइम भी जेएनयू और ड्यू का एग्जाम दिया था, तो मेरा ड्यू हो गया था, जेएनयू बट नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें तर्क वाले क्वेश्चन आए थे वो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखे थे। तो मुझे तो क्वेश्चन पेपर देखते ही लग रहा था कि नहीं होगा, तो ड्यू में हो गया था, लेकिन हालांकि मेरे को जेएनयू चाहिए था, इसलिए मैंने ड्यू में एडमिशन नहीं लिया था। तो इस बार भी मेरे को जेएनयू ही चाहिए, तो फिर से प्रिपरेशन चल रही है। अब आप ही बताइए कि तर्क वाले क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी पढ़े नहीं है वो भी आ जाते हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़ते हुए भी गलत हो जाते हैं, तो ऐसे में कैसे किया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे साथ यही हुआ था। तो थोड़ा शोर हो रहा है, आप चेक कर। हाँ प्राची, ठीक है, हाँ शिवांगी जी आप। हाँ प्राची, जैसा आपने कहा कि आते हुए भी गलत हो जाते हैं, ये बहुत कॉमन समस्या है, आते हुए गलत होने वाली। तो इससे बचने का यही है कि आपको बहुत आराम से आप पेपर दें, पूरा मतलब बहुत प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। और हाँ, ये दूसरा कि आपको जैसा शुरुआत में पेपर मिला पिछली बार, फिर आपको लगा नहीं होगा, तो मैं अपना इसमें एक व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूंगी जो बहुत ही मतलब कॉमन था, सबको यही लग रहा था। जितने देकर आए थे, जिनका सिलेक्शन भी अभी हुआ है, जब वो पेपर देकर आए थे तो हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए थे। लगभग हम में से जितने सेलेक्टेड हैं अभी जो एमए कर रहे हैं उसमें से 15 लोग, सबका यही कहना था कि मेरा तो नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा। और मैं खुद बता रही हूँ अपना, मुझे जब पेपर मिला और मैंने लगभग 10 प्रश्न देखे, 10-12 प्रश्न तर्क अभिकथन वाले थे, तो मुझे लगा अब तो पेपर गया हाथ से, होने से रहा। क्योंकि 10 प्रश्न, अगर मुझे शुरुआत के 20 प्रश्नों में से लगभग 10 में कंफ्यूजन था, एकदम लग रहा था नहीं आ रहा है या क्या होगा, तो मुझे लगा कि अब तो पेपर गया हाथ से, क्योंकि पिछली कट ऑफ 95 प्लस थी और मेरा होने से रहा। तो मैंने एकदम सोच लिया कि मेरा नहीं होगा। उस टाइम मैं और एकदम शांत हो गई कि चलो अब आए हैं आराम से, बस पेपर देना है, क्योंकि होने से तो रहा। जब ऐसा सोच लो कि निष्काम भाव से, जब ये हो जाता है कि अब मेरे तो होगा नहीं, बस अच्छे से हमको यही करना है, 3 घंटे मिले हैं, एकदम आराम से पेपर दे देना है, फिर वापस आ जाना है। तो वहां पे आप बहुत चिंता से मुक्त हो जाते हैं, पूरा प्रेशर हट जाता है। ऐसे में आप बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, और कई बार बुरा भी हो जाता है कि अरे मेरा तो नहीं होगा, बहुत दुखी परेशान भी हो जाते हैं लोग। मेरे साथ इसका ये फायदा हुआ कि मेरा तो होगा नहीं, चलो मैं 3 घंटे बचे हैं मेरे पास, मैं यही कर लेती हूँ कि बहुत अच्छे से पेपर दे लेती हूँ। कौन से सवाल आए हैं, मतलब मैं तो एकदम सोच के मैंने प्रश्न ऐसे दिए कि मुझे लास्ट में एग्जाम हॉल से निकलने के बाद मुझे प्रश्न भी याद रहे, मैंने उसको इतने अच्छे से पढ़ा और उसको सोचा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और तर्क अभिकथन वाले प्रश्नों को करने के लिए बेहतर होगा आपने अगर पहले से निबंध पढ़ा हो, तो उससे बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि तर्क वाले लगभग प्रश्न निबंध या साहित्य इतिहास की किताबों से आते हैं। अगर आप और उनमें भी जेएनयू का जैसे नामवर जी बहुत प्रिय हैं,
और शुक्ल जी हिंदी साहित्य को ही प्रिय हैं, तो शुक्ल के निबंध बहुत आते हैं, फिर नामवर सिंह के, और एक दो उन्होंने रामविलास शर्मा के कथन भी पूछ लिए थे। तो अगर रामविलास शर्मा के भी निबंध आपने एक दो पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो वैसे भी 100 में 100 किसी का नहीं होता है, उसको छोड़ सकते हैं। शुक्ल के भाव मनोविकार चिंतामणि की लगभग उम्मीद है आपने सारे निबंध पहले पढ़ लिए होंगे, अब लास्ट टाइम में मत पढ़िएगा। अगर पहले पढ़ा है तो बहुत बेहतर है, नहीं पढ़ा है तो आप एक दो पढ़ सकते हैं, जैसे कविता क्या है, उत्साह पढ़ सकते हैं, और नामवर सिंह की आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां भी पढ़ी ही होंगी, तो उससे बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। तर्क अभिकथन वाले लगभग निबंधों से कवर हो जाते हैं, और अगर जो प्रश्न कभी नहीं आया है वो अचानक से एग्जाम में आ जाए, तो उसके लिए आप ऐसा एलिमिनेशन मेथड बहुत सही तरीका होता है, क्योंकि मैं खुद ऐसा करती हूँ। उसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उसमें एकदम अंधा तुक्का लगाइए। अंधे तुक्के में ये एक बार जो लगा दिया दोबारा उस पर विचार नहीं करना है, क्योंकि मैं अब सबका अपना अपना अनुभव अलग होता है। मेरा ऐसा रहा है कि मैं अगर एक बार मैंने कुछ लगा दिया तुक्का जो मुझे नहीं आ रहा है, मैं दोबारा जब उसको देखूंगी तो मेरा वो गलत हो जाता है, तो मैं उसको दोबारा नहीं देखती हूँ। जो मैंने एकदम तुक्के के आधार पर लगाया है, मैं उस प्रश्न को दोबारा मतलब उसका रिव्यू ही नहीं करती हूँ। वो लगा दिया, फिर उसको अगर मैं पूरा पेपर दोबारा चेक करूंगी तो मैं वो क्वेश्चन स्किप कर देती हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है, जैसे एक प्रश्न आया था बीएचयू में कि कछु किस भाषा का है, तो लगभग कछु हम लोग बहुत सारी भाषाओं में, जैसे अवधी भोजपुरी वाले भी कई बार प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ये प्रॉपर किस भाषा का हमें उस समय याद नहीं आता। तो अगर आपने कभी कुछ पढ़ा है, जैसे मैंने ये प्रश्न इस तरीके से किया था कि साहित्य इतिहास में शुक्ल जी ने दिया है एक जगह, आचार्य जो वल्लभाचार्य सूरदास को सलाह देते हैं कि कछु भजन भजन कीर्तन करो, मतलब तो वो वाला सोच के मैंने ब्रज भाषा लगाया था। ऐसे ही अगर आपको एकदम से नहीं आ रहा है प्रश्न, तो आप कहीं से कुछ कविता कहानी या आपने कुछ ऐसा पढ़ा हो जिसमें उसका जिक्र है, तो उस आधार पर आप तुक्का लगा सकते हैं। और बेहतर है आपका पिछली बार नहीं हुआ, आप दोबारा दे रहे हैं, आप चाहते हैं जेएनयू जाए, तो हमारी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप जेएनयू जाएं, और फिर हम लोग अगर कैंपस खुला तो ढाबे पर कहीं कहीं मिलते हैं, नहीं खुला तो फिर ऑनलाइन ही मिलेंगे। जी लास्ट प्रतिभागी राज तिवारी, सुन रहे हो भाई? तो प्रश्न पूछो। राज तिवारी। हेलो। हाँ भाई पूछो। जी सर, हम 2 बार तुरंत ऑन किए और तुरंत कोई नहीं। सर हमारा सवाल ये है कि अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन और लास्ट 15 डेज में हमारे पास पांडित्य की बुक है, हम इनमें से क्या जो कि सिलेक्ट, हमें कंफ्यूजन होता है, हम तुक्का कैसे मारें? हमारा सवाल शिवांगी जी और संदीप भैया दोनों लोगों से है। कंफ्यूजन देखिए, मैंने तुक्के वाले पे बहुत बार बताया है, और मेरा वही सेम रहेगा कि मैं तुक्का जिस आधार पर मारती हूँ मैं वो वाला बताऊंगी। एक तो अगर शुरुआत में आपको नहीं आ रहा है तो एलिमिनेशन मेथड लगभग उसी में हो जाता है कि प्रश्न आ रहे हैं तो कर लिया। अगर आपको एकदम से नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, कि आपने पहले जो पढ़ा है पूर्व ज्ञान के आधार पर भी कि ये इससे हो सकता है, इस काल की पंक्ति हो सकती है, ये इस कवि की, उस आधार पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एकदम से आंख बंद करके मार दीजिए कुछ भी। ज्यादातर सब कहते हैं कि ए मारना चाहिए, मतलब तुक्के में भी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं दरअसल तुक्के में अगर 2-3 आपको लगातार मारना है तुक्का, तो पहले में आप किसी में ए मारिए, किसी में सी मारिए, किसी में डी मारिए, आप अलग अलग कर सकते हैं। और तुक्के मारने की कोई ट्रिक नहीं होती है, ये बस अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो तुक्का मतलब ऐसे बस कुछ लगा देना है सोच के। बाकी सौरभ बेहतर तरीके से बताएंगे। सौरभ आप भी बता दीजिए तुक्के की ट्रिक। सौरभ जी, इसमें मैं एक प्रश्न और ऐड करूंगा कि हमें तर्क और कथन वाले प्रश्न में जैसे आर ए की व्याख्या करता है या नहीं करता है, इनको भी हमें कैसे हैंडल करना चाहिए सौरभ जी? देखिए हेमंत, इसमें जैसे शिवांगी ने कहा कि वो निबंध वगैरह पढ़ने से इसमें लाभ मिलता है, तो मैंने निबंध एक भी पढ़ नहीं रखे थे, मतलब जो भी सवाल जहाँ से भी आए थे अनुमान में लगा रहा था कि हाँ ये शुक्ल जी ने लिखा होगा, ये नामवर सिंह का हो सकता है, लेकिन मैंने
पढ़े में नहीं था कि मैंने पढ़ रखा था ये तर्क और वो कथन, तो वो था नहीं, मैंने उसको बिल्कुल वैसे ही देखा कि एक कथन दिया गया है और उसके पीछे एक तर्क दिया जा रहा है। तो मैं अपनी जो भी समझ हिंदी साहित्य को पढ़ते हुए ग्रेजुएशन में भी और ये सब तैयारी के दौरान भी पढ़ते हुए जो भी समझ विकसित हुई थी, उन्हीं आधारों पर ही मैंने उसको डील किया कि अगर यथार्थवाद के बारे में कोई बात कही जा रही है या फिर छायावाद के बारे में कोई बात कही जा रही है या फिर साहित्य के बारे में ही कोई बात कही जा रही है, तो मैं इसको बिल्कुल निरपेक्ष भाव से कि इसको नामवर सिंह ने लिखा है कि बच्चन सिंह ने लिखा है कि शुक्ला ने लिखा है, वो उससे मुझे कोई मतलब था नहीं, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली पढ़ा भी नहीं था। तो बिल्कुल आप उसको वैसे ही देख सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूरी नहीं कि आप उसको पढ़े रहेंगे तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बहुत मसला है नहीं, क्योंकि वहां पर एक स्वतंत्र सवाल के रूप में वो मौजूद है। अगर ये पूछा गया है कि ये कथन किसका है, तो जाहिर है कि आपको फिर पढ़ा होगा तो आप उसको एकदम कर लेंगे। लेकिन अगर तर्क और अभिकथन और तर्क का मसला है, तो वो किसी का भी कथन हो, रामचंद्र शुक्ल का हो या फिर नामवर सिंह का हो, किसी का भी उससे बहुत मतलब नहीं बचता है। आप उस कथन को देखिए कि उस कथन में क्या बात कही जा रही है और फिर उसको स्वतंत्र रूप से विश्लेषित कीजिए कि ये जो दूसरा कथन है वो उसके साथ संबद्ध है कि नहीं है। व्याख्या का जहां तक प्रश्न होता है, तो व्याख्या उसे हम कहेंगे जब उस बात को कंटिन्यू करके दूसरी, देखिए आप व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखिए कि क्या दोनों में किसी तरीके का संबंध है कि नहीं है। अमूमन जब व्याख्या नहीं कर रहा होता है तो दोनों ही कथन बिल्कुल स्वतंत्र कथन होते हैं और उनके बीच में कोई परस्पर संबंध दिखता नहीं है। तो पहले देखिए कि संबद्ध है कि नहीं दोनों कथन, अगर नहीं है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, और अगर है तो फिर अमूमन होता है कि वो व्याख्या कर रहे होते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे मुझे भी हो रही थी। तो जहां पर भी उन दोनों के बीच में एक संबंध था, मैंने माना कि और मुझे कंफ्यूजन थी कि ये व्याख्या है कि नहीं है, तो मैंने माना कि व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनको नहीं भी पढ़े अगर आपने निबंध और आपको नहीं पता है कि ये कहाँ से आ रहा है, तो उसकी बहुत चिंता मत कीजिए, पेपर में उसका प्रेशर मत लीजिए। आपको पता रहेगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं पता है तो आप सीधे स्वतंत्र कथनों के रूप में उनको देखिए और देखिए कि वो व्याख्या करने की नहीं है। मान लीजिए कि यथार्थवाद के बारे में आपकी जो भी समझ है और यथार्थवाद पर एक टिप्पणी है, तो लगाइए दिमाग कि वो सही क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। भक्ति काल के बारे में कोई टिप्पणी है तो आप लगाइए दिमाग कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इस तरह से आसान हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है निबंध और नहीं आपकी जानकारी कहाँ से है, तो आप उसको स्वतंत्र कथन के रूप में विश्लेषित कीजिए। जी शुभम जी, अब समाप्त करिए आप। शुभम जी। जी भैया, अपना कीमती समय निकालकर आपने दिया हमें मार्गदर्शन। आप सभी वक्ताओं का दिल से बहुत बहुत आभार। मैं सभी वक्ताओं सौरभ भैया, शिवांगी दी और रिशु और अंतिम वक्ताओं का मुझे नाम थोड़ा सा दीक्षा जी, सॉरी, क्षमा चाहूँगा। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा और जो बहुत से प्रश्न शायद प्रतिभागियों के मन में चल रहे थे उनका समाधान भी हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज होती है जिस समय बहुत से प्रश्न हमारे माइंड में आते हैं, बहुत सी समस्याएं होती हैं और काफ़ी ज़्यादा सलूशन मिल जाता है और एक काफ़ी शांति महसूस होती है कि आपके साथ भी ये समस्याएं हुई थी। हम कोई अकेले नहीं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है। तो भी बहुत फिर ये होता है कि चलो जो हम कर सकते हैं उसको करते रहिए और जो होना होगा वो देखा जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हेमंत भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये वक्ता यदि आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपकी वजह से हैं। शायद मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ यदि आप ना होते तो यहाँ पे ये लोग ना होते। तो आपका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आशुतोष जी, जिस तरह से आप टेक्निकल में संभालते हैं चीज़ें, कोई बहुत कम समस्याएं हमें आती हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना यहाँ पे हमें हम सबका शामिल हो पाना मुश्किल होता है। आप हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जो प्रतिभागी हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब आते हैं, सब एक ग्रुप सा, हमारा एक समूह सा बन गया है। हम सब लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर अपनी तैयारी में लग जाते हैं और एक जब इस स्टेज पे आ जाते हैं तो हमें बहुत सांत्वना, हमारे तमाम तरह के प्रश्न मिलते हैं और अच्छा भी लगता है एक दूसरे से बात करके। बाकी सब लोग तैयारी कर ही रहे हैं, बाकी देखा जाएगा जो होना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को इस कार्यक्रम की घोषणा करूंगा। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। धन्यवाद।
सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हेमंत भैया और कोई बात हो तो बताइए। जी बस हाँ, समाप्त करिए आप। हमारे किसी भी वक्ता को यदि कोई बात और कहनी हो, रह गई हो, तो वो भी आमंत्रित हैं अंतिम समय में। शुभम, धन्यवाद पहली बात तो, और दूसरी सारे जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने जो परीक्षा में बैठने वाले हैं, उन सभी प्रतियोगियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। आप सब बहुत कमाल करेंगे, इसकी उम्मीद है। धन्यवाद। धन्यवाद। जी, मेरी ओर से भी आप लोग अपनी स्मृति पर भरोसा रखिए। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम मिलेगा। आपको अभी लग रहा है कि चीजें नहीं हो रही, फिर भी चीजें हो जाएंगी। स्मृति पर भरोसा रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए, चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौरभ भैया, एक प्रश्न जाते जाते और है आपसे। जब आपके 15 दिन जो समय अभी मतलब लगभग 14-15 दिन का समय बचा हुआ है, उस समय आप क्या सोच रहे थे कि आपकी तैयारी कितनी प्रतिशत हो गई है और कितना शेष है? देखिए, मैं जब डीयू का भी एग्जाम देकर के आया था, मतलब परीक्षा में देता हूँ तो मैं इस आत्मविश्वास में रहता हूँ कि मेरा होना है। मैं मान के चलता हूँ कि मेरा हो जाएगा। नहीं होना है तो फिर परीक्षा की तैयारी को हम इस उम्मीद से नहीं करते कि हमारा नहीं होगा, मान के चलते हैं कि हमारा होगा। तो मैं उस आत्मविश्वास को कभी डिगने देता नहीं हूँ। तो एग्जाम हॉल में भी और अंतिम प्रश्न करने के बाद भी डिगने नहीं देता हूँ कि मेरा नहीं होगा। तो ये मान के चल रहा था कि मेरा होगा। हाँ, और फिर इसके साथ ही इस बात को लेकर के निश्चिंतता भी रहती है कि स्थिति जिसमें नहीं होगा तो उसमें भी ऐसा कुछ खास क्या हो जाएगा मेरे साथ। मैं डीयू में एमए कर लूंगा या फिर कहीं और एमए कर लूंगा, ऐसा कोई समस्या है नहीं। तो बस इतना था। मुझे पता था कि मैं रट नहीं सकता हूँ चीजों को सारी, और मुझे सारी चीजें याद भी नहीं होंगी। बस मुझे गो थ्रू करते जाना है और परीक्षा जब बैठूंगा तो इसमें से जो चीजें रिकॉल आ जाएंगी, स्मृति में आती जाएंगी, मैं उन्हें करता जाऊंगा। और दरअसल अगर आप ठीक ठाक तैयारी करते हैं तो कट ऑफ के एकदम आसपास आप होते हैं। सारे लोग जो तैयारी ठीक से करते हैं वो कट ऑफ के आसपास होते हैं। अब परीक्षा हॉल में कई बार स्मृति में आपकी अचानक से कोई चीज आ जाती है और किसी की नहीं आती है। इसी से 1-2 नंबर का डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है और एक का हो जाता है और दूसरे का सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं मान के चल रहा था कि मैं उस ठीक ठाक तैयारी वाले जोन में हूँ ही, और बस स्मृति में अगर चीजें रहेंगी और रिकॉल हो जाएंगी तो मैं कर लूंगा और मेरा हो जाएगा। तो इतना तय था मेरे लिए। बाद में परीक्षा के अंतिम दिनों में कुछ राजनीतिक तौर पर चीजें ठीक थी नहीं मेरे लिए, तो उसका बड़ा दबाव वगैरह था। लेकिन परीक्षा हॉल में बैठने के बाद बहुत निश्चिंत होकर के परीक्षा दी जानी चाहिए। और जब आपके पास 3 घंटे का समय है, तो जैसा शिवांगी भी कह रही थी और ऋषु बार बार इस बात पर जोर दे रही थी, तो वो 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। आप पूरा एकदम एंजॉय करके परीक्षा दे सकते हैं कि मतलब मैं तो कम से कम 3 बार उठ के जाता था वॉशरूम के बहाने, इधर उधर देखा कि स्कूल के बगल में क्या है, इसमें इधर क्या है, उधर क्या है, यहाँ की व्यवस्था ठीक है कि नहीं। तो वो सब आप बाकायदा कीजिए, बहुत समय होता है। और आपको बार बार आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि आपने कितने चोरी कर दिए हैं। जैसे नेगेटिव मार्किंग होंगे, जहाँ एक बार कर लीजिए सारे सवाल जो आपको कंफर्म है। फिर आप देखिए कि कितने सवाल आप लगभग कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं उससे कितने दूर रह रहे हैं। तो उसके आधार पर आप रिस्क भी ले सकते हैं कि आप चलिए 12 सवाल और हल कर लेता हूँ, 10 सवाल कर लेता हूँ। तो बहुत समय है, आप बहुत निश्चिंत होकर के, मतलब कम से कम परीक्षा दे रहे हैं तो पूरी निश्चिंतता के साथ, पूरे उल्लास के साथ कीजिए। मतलब मैं बिल्कुल डरा नहीं परीक्षा, मतलब पेपर, मतलब बहुत दबाव लिया जा सकता था जैसा पेपर आया था, एकदम पैटर्न बदल दिया गया था। लेकिन मतलब मुझे बिल्कुल कोई वो नहीं था। मैं आराम से बिल्कुल था कि हाँ चलो ठीक है, तो इसको भी डील करेंगे। और वो फायदेमंद रहा। मतलब मुझे लगता है कि अभी कथन वाले सवाल आए ज्यादा, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। नहीं आते तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो वो फायदेमंद होता है कई बार जो बदलाव है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के परीक्षा दीजिए, कोई मसला होता नहीं है। और नहीं होगा तो आगे बहुत सारी चीजें और भी हैं, तो आप कहीं ना कहीं जाएंगे ही। और ऐसा भी नहीं कि हम जेएनयू आ गए तो हमको जो है स्वर्ग प्राप्त हो गया है, जिसके बाद दुनिया में हासिल नहीं करना है। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं। एक परीक्षा है, उसको परीक्षा की तरह लीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से स्वर्ग और नर्क का ठिकाना तय कर दिया जाएगा कि इधर आप जाएंगे उधर जाएंगे। आराम से निश्चिंत रहिए। क्या ही कोई धरती पर कुछ बहुत बड़ा बाउंडर नहीं खड़ा हो जाना है आपके फेल हो जाने या पास हो जाने से। तो निश्चिंत होकर के जीवंतता के साथ कीजिए और अपनी स्मृति पर भरोसा रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत एक बार पुनः धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। तो हेमंत भैया, और आपको भी कुछ कहना हो तो बताइए, नहीं फिर तो आशुतोष जी से अनुरोध रहेगा कि वो मीटिंग को एंड कर दें और बाकी हमारे प्रतिभागी आज के कार्यक्रम को लीव कर सकते हैं। और आशुतोष जी, आपको तो कुछ नहीं कहना, आप ये कहें कि मैं तो टेक्निकल वाला हूँ, मुझे तो कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल मौका दिया जाए हमको।
क्योंकि पूरा कार्यक्रम मैं मान कर चल रहा हूँ पूरा, जैसे हमने शुरुआत में करा था गूगल मीट या जूम पर, तो वहाँ हम इतने प्रतिभागियों को जोड़ नहीं पा रहे थे। और उसके बाद जब आशुतोष जी ने प्लेटफॉर्म को संभाला तो पूरा काम मुझे तो देखने की जरूरत ही नहीं लगती। मतलब आज भी आप देख रहे हो पूरा जिसको बोलना है केवल उन्हीं का माइक ऑन है, कोई शोर नहीं है। तो आशुतोष